मकसद होने की वजह ये है कि पार्टनरशिप की जो होती है वो किसके लिए होती है? किसी कारोबार के लिए होती है। उस कारोबार के अंदर आखिर में जाके खरीद फरोख्त असल मामला के अंदर तबादला है। जब तो एक आदमी का माल दूसरे के पास है। गुल अहमद एक कारखाना है, तो गुल अहमद वाले जब अपना किसी से कहते हैं कि आप हमारे साथ आकर पार्टनरशिप करें, तो पार्टनरशिप किसके करते हैं? कपड़ा बनाए और कपड़े को क्या करें? फरोख्त करें। तो जिसे हम कहते हैं लेन देन, तबादला, एक्सचेंज। पुराने करेंगे हमारे यहाँ बहुत सारे जरा फरमाते हैं तिजारत हुकूम है, बैंक के अंदर एहसास है। तबादला जो होता है मुबादलतुल माल बिल माल की मामला के अंदर असल है। किसी के जरिए एक शख्स का माल दूसरे के पास जाता है। वो तबादला अगर ऐन का होता है वो बैन है, मनफात का होता है जब जा रहे हैं, मना के शख्सियत का होता है तो वो मुलाजमत हो जाती है परीक्षा। इसमें बुयुआत की जो जदीद शक्लें हैं वो आज के दौर में कई लिहाज से हैं। अच्छा, बुयुआत की जो जदीद शक्लें हैं ये बजाते खुद कोई मौजूद इसलिए नहीं बनता कि मुख्तलिफ मामला, मुख्तलिफ असवाब, मुख्तलिफ बाजारों के लिहाज से इसकी नौयत बदलती है। यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, मुड़िया बाजार में भी ट्रेडिंग होती है, मंडी में भी ट्रेडिंग होती है। पंप पे आप जाके पेट्रोल खरीदते हैं, वो भी वह है। मोबाइल फोन के अंदर आप अपना ईसी अपलोड करते हैं, वो भी वह है। अकाउंट को जाके आप चार्ज करते हैं, मनी ट्रांसफर नहीं चार्ज करते हैं। इस वजह से बुयुआत की जदीद शक्लें नाम के एतबार से एक मौजू बनता है, लेकिन हकीकत में ये इस माना का एक मौजू नहीं है कि आप एक किताब में सारी चीजें जमा कर दें। लिहाजा अमूमी तौर पर बुयुआत की जदीद शक्लों पर जब गुफ्तगू की जाती है तो किसी एक खास जिहत को सामने रख के की जाती है। यदि आप फर्ज करेंगे, ये कहते हैं कि अनाज मंडी के अंदर खरीदो फरोख्त की जदीद शक्ल, मिसाल के तौर पे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त की शक्ल, लिहाजा बुयुआत की जो तो इस वजह से बुयुआत की जो जदीद शक्लें हैं उसके अंदर दो तीन चीजें जिसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाऊंगा। पहली चीज ये है कि खरीद और फरोख्त दुनिया में जो होती है कदीम तरीके से चली आ रही है, वो दो आदमियों के दरमियान हिस्सी तौर पर। एक आदमी दुकान में बैठा है या उसके पास दुकान में नहीं बैठा, कुछ सामान है, आप जाकर उससे रब्ता करते हैं कि मोटरसाइकिल आप बेच रहे हैं, किताब कितने की, आटा कितने का है। इसे हम कहते हैं ओवर द काउंटर। काउंटर समझा जैसे मैं बैठा हूँ, ये काउंटर है मेरे पास। एक सौदा वो होता है जब एक आदमी मेरे पास आता है हिस्सी तौर पर सौदा करता है ये चीज कितनी। इसके बाद दुनिया में जो जिद्दत आई वो टेलीफोन आने के बाद आई कि लोग टेलीफोन पर सौदा करने लगे। अब तो किताबत से भी होता था, टेलीफोन पे होने लगा, फैक्स पे होने लगा, ईमेल पे होने लगा। आपने जरा रब्ता किया। अब जो चीजें खरीदी जाती हैं वो बात दफा स्टैंडर्ड होती है। उन्होंने रब्ता किया कि जो डाल्डा के 5 किलो वाले घी के डब्बे 200 रुपये बेच देते। डाल्डा के घी के डब्बे, अभी कुकिंग ऑयल के घी के डब्बे क्या है? तैयार है ना, तो मुंजबित तैयार है। तो बात का बुयुआत के अंदर आपको मबीर के मुवासफात बयान करने की कोई खास हाजत नहीं होती। आप एक नाम लेते हैं,
उसके मौसफात खुद मुतय्यन होते हैं। डालडा का 5 किलो वाला घी का डब्बा, बाकी मौसफात खुद मुतय्यन होते हैं, 5 किलो वाला होगा इस तरह का। तो ये बुयुआत शुरू हुई गैर हिस्सी तौर पर। गैर हिस्सी में ही माना कि जिस्मानी तौर पे सामना होना जरूरी है, फोन पर रहा। उसके बाद दुनिया के अंदर और तनव्वु पैदा हुआ, ईमेल पर सौदे होने लगे, मैसेज पे होने लगे, और फिर दुनिया में और तनव्वु पैदा हुआ तो ऑनलाइन खरीदो। तो एक चीज जो फर्क आया है वो तिजारत के अंदर तरीके तिजारत में फर्क आया है। अभी तो वो मिसाल के तौर पे अगर आपको कपड़ा खरीदना है, मोबाइल फोन का चार्जर खरीदना है, कोई किताब खरीदनी है, तो आपने जाकर उसको इंटरनेट पे तलाश किया तो लिखा हुआ आ गया कि किताब पाकिस्तान के 4 मकतबों के पास हो। तो चारों में से जिसकी कीमत आपको अच्छी लगी और जो आपको जल्दी पहुंचा सकता हो, आपने जाकर उसको मुंतखब कर लिया। अब ना यहाँ पर फोन की तरह बात हो रही है, ना यहाँ पर कोई ईमेल जा रही है, बल्कि आप जिस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पर जाकर उस चीज को सेलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं, उसके अंदर एक निज़ाम मौजूद होता है जो आपकी तलब को बहैसियत मुश्तरी आपकी तरफ से पैदा होने वाली तलब को वो बाएं के पास जाहिर कर देता है। बड़ा साहब ने इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए। अब इसके बाद 2 सूरतें, बाद दफा कंफर्मेशन के लिए आपको वो उसी वक्त ईमेल करते हैं। आपने एक चीज आपने सेलेक्ट की, आपके पास एक मैसेज आ गया, आपने ऑर्डर किया, क्या ये ऑर्डर कंफर्म है? देखा है ना, व्हाट्सएप पे आता है बाद दफा एसएमएस पे आता है, बंद नहीं है। तो लिखा होता है टू कंफर्म योर ऑर्डर प्लीज क्लिक। बाद दफा कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, कॉल करते हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसको भेजिए। तो कंफर्मेशन की कॉल करना या कंफर्मेशन का मैसेज देना ये जरूरी नहीं है। बाद दफा बगैर कंफर्मेशन दराज वीके पे आप कोई चीज खरीदे तो वो कंफर्मेशन के लिए आपको बाकायदा तौर पे कंफर्म करें, ये जरूरी है। आपने एक चीज आके सेलेक्ट की, जब उन्होंने पेमेंट का मेथड आपसे पूछा, उसके बाद आ जाता है मैसेज और ऑर्डर कंफर्म। बाद दफा होता है वो नहीं कंफर्म करते, पूछते हैं, ज्यादातर नहीं होता। तो ऑनलाइन तिजारत के जो तरीके हैं ये कहलाते हैं मनाहिज तिजारत। खरीद और फरोख्त के तरीकों का फर्क रखता होगा, तरीकों का फर्क है। अच्छा, अब जब ऑनलाइन तिजारत आई तो उसके 2 तरीके राइज हुए। एक तरीका राइज हुआ किसी वसीत के जरिए काम कर, बीच में कोई इदारा बैठाकर आप काम करते हैं, आप खुद नहीं करते। मसलन आपके पास एक किताबों का स्टोर है, तो आपने जाकर अपने आप को दराज पीके पे रजिस्टर कराया, जो भी तरीका हो। अब आपकी किताबें, आपकी चीजें कहाँ पर नजर आएंगी लोगों को, दराज पीके पे। जाहिर है कि जब दराज के जरिए आपका खरीद मामला होगा तो दराज वाले को आप क्या देंगे, थोड़ा सा मुआवजा देंगे। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है कि आप समझते हैं कि मेरे पास सौदा ग्राहक ज्यादा है। दराज पीके क्या है, एक तरह की समझना व्यापार बाजार है, हर आदमी आ रहा है वहां पे, हर आदमी आके तलाश कर। इस लिहाज से आप ये समझते हैं कि दराज पीके पे काम करने में एक तरीका है कि लोग वसीत को बीच में ला रहे हैं, और दूसरा तरीका लोगों ने एक है कि अपनी वेबसाइट खुद डेवलप। अगर आप जाकर गुलरमन की वेबसाइट पे करें तो ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन आता है। ये बड़ा मशहूर, जहाँ पे हम ये लेक्चर हो रहा है, हमारा दर्स हो रहा है, वहीं पे हमारे है ना nahi.pk, बड़ा मशहूर स्टोर है कराची का। उन्होंने अपनी वेबसाइट खुद बनाई। अपनी वेबसाइट खुद बनाना और उसके अंदर अपना सारा डेटा मेंटेन करना, इसके लिए आपको ज्यादा महारत, ज्यादा अखराजात की जरूरत। पूरा आईटी का आदमी आप रखेंगे, स्टाफ, तस्वीरें खींचने वाले रखेंगे, एडिटिंग वाले रखेंगे, सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये 2 तरीके राइट, किसी वसीत के जरिए काम करना या बराह रास्त खुद करना।
तो तनव्वु जो तिजारत के तरीके में आया कि इसी बैल के जरिए आप एक तरीके से गए, इसी बैल में मुंतकिल हुए, पहले टेलीफोन पर गए, खत से टेलीफोन, टेलीफोन से मैसेजेस, ईमेल और ईमेल से ऑनलाइन, और ऑनलाइन के अंदर ये तनव्वु आ गया। अब ऑनलाइन में तीसरा तनव्वु भी पैदा हुआ है। एक तनव्वु ये पैदा हुआ कि लोग मशीन के जरिए जाते हैं, जैसे दराज। दूसरा तनव्वु पैदा हुआ कि लोगों ने अपनी वेबसाइट बना के रखी। अब तीसरा तनव्वु ये पैदा हुआ है कि लोगों ने अब अपने स्टोर की ऐप बना ली है। वो आपसे कहते हैं कि आप हर दफा इंटरनेट पे जाकर वेबसाइट पे आने के बजाय आप हमारी एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। ऐसा है। जैसे दराज वालों की एक तरीका है कि आप इंटरनेट दराज वेबसाइट से जाए, दूसरा तरीका आप अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के से आपको फायदा होता है कि आपके पास वेबसाइट पर जाकर एक खास तरीके से ब्राउजिंग करते हैं, आप तलाश करते हैं, इसके बजाय आप अपने मोबाइल पर ऐप डालते हैं। लेकिन मोबाइल पे ऐप डालने के तरीके में लोग थोड़ा उलझते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर 10 बड़े स्टोर हैं तो आप अपने पास कितनी ऐप डालेंगे? 10 ऐप डालेंगे। फिर हर ऐप में जाओ, तलाश करो। लेकिन फिर भी जैसे कोई आदमी है जो समझता है कि मेरा ज्यादा काम दराज पीके से, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है। ना ही डॉट पीके से, तो उन्होंने उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। ये सारे के सारे क्या चीज कहलाती है? ई कॉमर्स के या ऑनलाइन ट्रेड के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसका बुनियादी मकसद कस्टमर के और बेचने वाले के दरमियान फासलों को कम करना, नंबर एक। नंबर दो, तरीके तिजारत को आसान बनाना। और नंबर तीन, सामने वाले के लिए बहुत सारे ऑप्शन मैसर करना। लेकिन फर्ज करें कि आप में से अगर कोई आदमी ये चाहता है कि वो कपड़ा खरीदने जाए आज। कराची में बाजार आमतौर पर खुलते हैं 11 बजे के बाद, यानी कि आप 12 बजे से पहले किसी भी दुकान जाएंगे तो वो झाड़ू दे रहा होगा, चाय पी रहा होगा, अभी पूरा सही मूड में नहीं आया होगा। अगर आप इसी तौर पे जाके दुकानें देखना चाहें तो उसके भी क्या फायदे हैं? यानी आप जाके बाजार में कपड़ा देख, लेकिन आप कराची की एक दिन में कितनी मार्केट देख लेंगे? 3 4। आपने कहा चलो जी पहले सदर जाए। सदर में आप घूमे फिर 1 1.5 घंटा 2 घंटे वहां लगे, फिर वहां से निकल कर आपने अच्छा चलते हैं तारिक रोड, 1 2 घंटे वहां गुजरे, फिर अब आपने कहा अच्छा चलते हैं किलोमीटर या नाजमाबाद चलते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 बाजार देख सकते हैं, और उसके ऊपर जाने में वक्त और पैसे का खर्चा लगे। तो अगर आपने अपने लिए 2 जोड़े खरीदने हैं तो आपके लिए क्या ये मशवरा दिया जा सकता है कि आप ऐसा करें, कराची के 3 बाजार जाएं और हर बाजार जाने का आपका 1,000 रुपये खर्चा हो? तो लोग आपसे कहेंगे भाई खरीदारी तुमने 2 जोड़े खरीदी, 3,000 रुपये तुमने खर्च किए, 3 बाजार देख कर आए, और हर बाजार में तुमने 10 दुकानें दी, 30 दुकानें दी। इसके मुकाबले में अगर आपने रात खाना खाने के बाद ऑनलाइन तलाश करना शुरू की तो 2 घंटे के अंदर आप मेरा ख्याल है तो 50 60 70 किस्म की चीजें देख पाते हैं। ये कहलाता है ईज इन ट्रेड। तिजारत के अंदर क्या पैदा हो गई? सहूलत का ऑप्शन ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कराची से बाहर भी देख सकते हैं आपको। ऑनलाइन चीजों के जो अपने नुकसान है, मतलब नुकसान से मेरी मुराद है उसके अंदर जो कमी है, वो कमी ये होती है कि अगर आपको कपड़ा पसंद आया तो जैसा रंग आपको नजर आ रहा है वैसे ही निकले, कि जरूरी नहीं है। इस बीच का फर्क इस सफेद और इस तरह के कपड़ों की बात नहीं कर रहा जैसे आपने कोई रंगीन कपड़ा देना। तो ऑनलाइन देखने में जो हिस्सी तौर पर मौसफात आपको महसूस होते हैं ऑनलाइन में, मतलब कपड़ा पतला है, मोटा है, इसके अंदर सिल्क वाला अंदाज ज्यादा है, कॉटन वाला ज्यादा है, कॉटन वाला ज्यादा है। तो ऑनलाइन के अंदर ये सहूलत करना। तो बात चीजें ऐसी हैं तिजारत के तरीकों में जिनके जरिए आपके पास मनाहिज तिजारत में फर्क पड़ा, खरीद और फरोख्त के तरीकों में फर्क पड़ा। बाजार ऐसे आपको, जैसे ऑनलाइन स्टोर जितने भी हैं बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर आपको मिलेंगे कि जिनकी कोई दुकान नहीं होती, शॉप नहीं होती। आपने देखा है?
आप उनसे पूछे जाकर तो कहते हैं कि हमारी कोई शॉप अब सिर्फ ऑनलाइन बेचते पास है जिनकी दुकान भी मौजूद है। और एक और तरीका बड़ा आसान हो गया, मिसाल के तौर पर आपने एक चीज वेबसाइट पर देखी और आप चाहते हैं कि मैं इस चीज को देखूं जाकर कैसे। एक मोबाइल फोन आपको पसंद आया, अब आपने कहीं मैं देखना चाहता हूँ कैसे, तो हो सकता है वो मोबाइल फोन आप मंगा रहे हो इस्लामाबाद से, कोई स्कीम आई हुई इस्लामाबाद का सेलर वो बेच रहा है, लेकिन आप उसका सैंपल देखने कराची की किसी दुकान पे गए, आपने सैंपल देखा, आपको समझ में आया। यानी फर्क ये पड़ा है कि लोग खरीदारी कहीं और से करते हैं और नमूना कहीं और जाके देखते हैं। बात स्टैंडर्ड चीजों में, अगर आपने गुलाब की कपड़े खरीदे, 5-6 सूट खरीदे जिनसे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप बाजार के आपने कहा अच्छा चले गुलाब से मुझे खरीदारी करती है ना, सामने एक नजर आ रही है दुकान, जाके देखते हैं कि इसमें बना कपड़ा कैसा है। आपने जाकर कपड़ा निकलवाया तो जो कमी रह गई थी देखने की वो भी क्या हो गई, पूरी हो गई। तो अब जब हम इस तरह की मनाही तिजारत पर गुफ्तगू करते हैं, इसके अंदर फिक्री नुक्ता नजर से हमारे सामने जो चंद सवाल आते हैं वो हमारे लिए अहम है। जिसके अंदर खरीदो फरोख्त है, जिसके अंदर बबी के मुवासफात है, जिसके अंदर ईजाब और कबूल है, जिसके अंदर ख्याल रोयत ख्याल आयब का मसला है, ये चंद हमारे सामने सवाल आते हैं। बहैसियत मुश्तरी और बहैसियत बाय और बहैसियत वसी, तीन हैसियतें। एक वसीयत की हैसियत, हमारे बहुत सारे साथी ऐसा करते हैं कि उन्होंने एक ऑनलाइन काम शुरू किया, ना उनके पास दुकान होती है ना उनके पास सामान होते हैं, लेकिन वसीयत होते हैं। वेबसाइट चलानी आती है, कंप्यूटर अच्छा चलाना आता है, तो उन्होंने जाके एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट भी क्या बनाई, अच्छी महारत होती है, तो इधर उधर से तस्वीरें उठाई। जब मेरे पास पिछले दिनों एक सवाल आया, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, जो चीजें मैं बेचता हूँ, अगर मैं अपने यहाँ किसी आदमी को तस्वीर के लिए बुलाकर तस्वीरें खिंचवाऊं, पहली बात है चीजें मेरे पास है नहीं, दूसरी बात है वो तस्वीर खींचने के एक प्रोडक्ट के वो ले रहा है मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए उसने देने हैं। आपने कहा जी आप आकर मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो आप आकर इन चीजों की तस्वीरें, वेबसाइट के लिए ना खास किस्म की तस्वीर चाहिए, रेजोल्यूशन हो पूरा उसकी। यानी अगर आप अपने मोबाइल से इस गिलास की तस्वीर खींच के रखें, हो सकता है वो मेयार में पूरी हो तो पता ही नहीं चलता वो गिलास कैसे। तो इसके अंदर प्रोसेसिंग उसका आने के बाद आपसे ठेका ले लिया कि आपके पास जितनी चीजें हर चीज के बनाने की तस्वीर में लूंगा 3,000 रुपए, और 10 तस्वीरें खींचूंगा मुख्तलिफ एंगल से, उन तस्वीरों को प्रोसेस करूंगा, उनको डालूंगा। ठीक है ना, वेबसाइट पर आप जाते हैं पैसे थोड़ी हमारी तरह की उल्टी सीधी तस्वीरें खींची रखती हूँ, प्रोफेशनली खींचते। तो साहब ने सवाल ये पूछा मुझसे कि मैं अपनी जो 15-20 चीजों की तस्वीरें खिंचवा रहा हूँ उसकी लागत आ रही है 1,00,000 रुपए। मैंने ये किया है कि मैंने इंटरनेट पे अपनी प्रोडक्ट जैसी चीजें तलाश करके उनकी तस्वीरें जमा कर ली है फ्री। मिसाल के तौर पर गिलास बेचता है, साथ ही तो मुझे वो हो रही थी, कह लगे कि वो मैंने गिलास तो मेरे पास, अब गिलास मेरे पास है कि जो गिलास मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन तस्वीरें खिंचवा के लगवाने में 3,000 रुपये खर्चा आ रहा है, और मेरे पास 6 किस्म के गिलास है, तो 18,000 रुपये तो ये खर्चा आ गया मेरे। तो मैंने क्या किया, वेबसाइट पे जाकर इसकी तस्वीरें इधर उधर से जमा कर दी। अब उन्होंने 2 सवाल किए, पहला सवाल है कि ये तस्वीरें मैं लगा सकता हूँ, दूसरा जब सवाल उन्होंने किया कि 5 तस्वीरों में और गिलास में 19-20 का फर्क है, गिलास अगर ये नजर आ रहा है तो इसके बजाय शायद थोड़ा सा चौड़ा ज्यादा है या पतला है, जो भी। तो दरअसल अब ये सवाल किस किस उसूल के तहत आता है, ये आता है बदी को मुश्तरी के सामने रखना। आमतौर पे हिस्सी बैंक के अंदर तो बदी मुश्तरी के सामने होता है ना, मैं गिलास खरीदने का, मैंने गिलास देख कर दिखने का, इसका पतला होना भारी होना, तो आप देखें कि ये गिलास मेरे हाथ में एक जग है, दोनों के शीशे में हल्का सा रंग का फर्क है, ये ज्यादा शफाफ है
और इसके अंदर हल्का सा शेड आ रहा है। अब तस्वीर में आमतौर पर ये इतनी बारीक बीनी से वाजे नहीं होता। तो अगर एक शख्स हिस्सी तौर पर नहीं खरीद रहा तो अब उसने तस्वीरें दिखाई। अब यहाँ पर एक सवाल ये आके खड़ा हुआ, 2-3 सवाल आते। एक आदमी ने बबी की 10 तस्वीरें खींचकर अपनी वेबसाइट पर डाल दी और उसके नीचे उसने ये भी लिख दिया कि बाज जुज़वी तफसीलात में फर्क हो सकता है। मैंने आपके सामने गिलास जाहिर किया है, गिलास का रंग हल्का सा शेड आ रहा है, लेकिन मुमकिन है कि जब आप इसको खरीद कर अपने पास खोलें तो जो इसमें शेड नजर आ रहा है और जो हकीकत में आपके पास आए इसमें क्या हो, थोड़ा फर्क हो। एक तो ये डिस्क्लेमर भी दे दी। दूसरा, इसकी 10 तस्वीरें भी डाल दी मुख्तलिफ एंगल से। लोग आजकल वीडियो भी डालते हैं, तस्वीर बनाकर जो कैमरा घुमा हर तरफ से दिखा। अब सवाल उन साहब ने जो मुझसे पूछा, उस सवाल के तहत ये आपके सामने सवाल आता है कि ऑनलाइन खरीद और फरोख्त में बबी के मुवासफात बयान करने के तरीके दो हैं। एक तरीका है उसकी मुवासफात को तहरीरन बयान किया जाता है और एक तरीका है कि इसकी मुवासफात को सूरतन बयान किया जाता है। एक मोबाइल आप खरीदने जाते हैं, मोबाइल की तस्वीर लगी होगी, नीचे लिखा होता है स्पेसिफिकेशंस, लिखा होता है स्पेक्स, इसकी स्क्रीन 6.6 इंच की है, वजन इतना है, प्रोसेसर ऐसा है, कैमरा ऐसा है, वैसा है, अपना ये क्या है, इसके मुवासफात है इसके, लेकिन तहरीर मुवासफात बिल बयान है। और एक तरीका होता है कि मुवासफात बिल स्वर। अच्छा भाई, आप किसी से पूछेंगे कि आप मोबाइल कैसा है, सामने वाले का जी इसका ये नाम है, सर्च करेंगे, उन्होंने कहा कि ये ब्लूइश ग्रे। अब आपने कहा भाई ये क्या होता है ब्लूइश ग्रे? तो पांच चीजें ऐसी हैं कि जिसकी बयान बस विजुअल ज्यादा समझ में आता है, पांच चीजों में बयान बस बिल बयान समझ में आता है। अगर मैं किसी को मोबाइल की तस्वीर दिखाऊं तो रंग को समझ में आ सकता है, लेकिन स्क्रीन साइज उसको समझ में, तस्वीर तो छोटी बड़ी हो सकती है। आमतौर पर वासफात बयान करने के लिए दोनों तरीके इख्तियार किए जाते हैं। तस्वीर भी खींच के लगा देते हैं 3-4 एंगल से, बस में बयान। अब अगर एक आदमी ने अपना बयान जो है वो तो सही लगाया है, लेकिन तस्वीर कोई और लगा दी, ये खिदा में आएगा या नहीं? सवाल समझ में आया? मैंने उन साहब से पूछा कि आप तस्वीर अपनी खुद ही लगाते हैं, और फिर मैंने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि जो तस्वीर आप गिलास की लगा रहे हैं उसमें और असल के दरमियान जो फर्क है वो उर्फन मोतबर फर्क है या नहीं? बास फर्क ऐसे होते हैं कि जितने मोतबर नहीं। तो कहते हैं हाँ भाई, बस जैसे ये गिलास है, बस कर आपने किसी को गिलास दिखाया तो किसी जगह इस गिलास का जो ये सरा है, दहाना, वो सरा सा बड़ा है, 3 mm, थोड़ा सा लंबाई बड़ी है, कहीं पर ये शेड आ रहा है हल्का सा, आप देख रहे हैं गीला, ये इसमें बदला पड़ा है, कहीं पर सफेद है। अब जब आप तस्वीर लगाते हैं तो तस्वीर, जाहिर सी बात है कि तस्वीर में थोड़ा बहुत असल से फर्क होता है, और इस फर्क को अगर उर्फन मोतबर समझा जाता है, लोग कहते हैं छोड़ दो, इतना फर्क चलता है, तो फिर तो चले गुंजाइश है। लेकिन आप अपना खर्चा बचाने के लिए गिलास आप ये वाला बेचें और तस्वीर लगाते हैं ऐसे गोल गिलास, और नीचे लिख के लगा देंगे तस्वीर में और असल में फर्क हो सकता है, पता नहीं कभी, ये तो गड़बड़ बात है। आप अपना खर्चा बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? बयान बस के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं ना। मैंने कहा नहीं, ये चीज तो बात सही। दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ आकर कि जो तस्वीरें आप ले रहे हैं तो किसी और ने खींच के रखी, और उसने कहा कि तस्वीर लेने की इजाजत नहीं। आपने जाकर वेबसाइट पर कोई अपना सर्च इंजन पता नहीं क्या टेक्निक लगाकर उसका सारा डेटा कैप्चर कर लिया। तो कुछ ये मसाइल है जिनका ताल्लुक बाय की जिहत से, और फिर एक तीसरा मसला आता है, यानी कि बाय की जिहत से, मुश्तरी की जिहत से, बबी की जिहत से, समन की जिहत से, समन के अदायगी की जिहत से, और पांचवी जिहत इसमें आ जाती है जो वसीक बीच में बैठा होता है। अब आप
आपसे कोई पूछता है कि मुफ्ती साहब पूछते हैं कि जी आप गिलास बेच रहे हैं, आपके पास गिलास मौजूद है? उन्होंने कहा गिलास मौजूद नहीं। ऑनलाइन खरीद के अंदर, खरीद और फरोख्त के अंदर बहुत सारे जो ताजिर हजरात हैं, बेचने वाले सेलर, उनके लिए दो मसाइल आके खड़े हैं। भाई वो माला यमलिकुल इंसान और एक बैग अब्दुल कब्स, दो मसले खड़े। इसी से मुताल्लिक है ड्रॉप शिपिंग, बड़ा मशहूर मसला है, आपको सुन रखा हूँ। ये मुख्तलिफ जिहाद है, ये सारी जिहाद किससे मुताल्लिक करती है? बैग के तुरुक़ जदीदा से मुताल्लिक। इनमें से हर चीज की तफसील बात बयान नहीं हो सकती, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जिहाद बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ जिहाद है। फिर इसके अलावा हमारे पास ये तो हो गए आम रोजमर्रा की जो अशिया है, जैसे खाने पीने की अशिया और क्या नाम है इसके इस्तेमाल की बरतने की अशिया है, जो आप जाकर सुपर स्टोर से खरीदते हैं, ऑनलाइन में खरीद पाते हैं। इसके अंदर बबी के मवासफात कैसे बयान होंगे, ख्याल ऐब हासिल होगा नहीं होगा, ख्याल रोयत हासिल है या नहीं। अगर एक आदमी ने एक वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड के मुताबिक 10 तस्वीरें लगा दी, मवासफात भी बयान कर दी, और मुश्तरी ने हर तस्वीर को देख लिया, उसकी वीडियो भी देख ली, अब उसके बाद उसको ख्याल रोयत हासिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे उलमा किराम दो राय है। बहुत सारे उलमा फरमाते हैं कि ख्याल रोयत अब हासिल और नहीं होना चाहिए। ख्याल रोयत इस शख्स को हासिल होता है जिसने नबी को देखा ना हो। तो नबी की तस्वीरें अगर उसने 5 जिहाद से देख ली है, 10 जिहाद से देख ली है, तो उर्फन ये रोयत के माना में कबूल समझा जाता है। जाहिर सी बात है कि मसला फुका के यहाँ जमाने में तो था नहीं। उस जमाने में अगर आप किसी से कहते हैं कि किताब की हाथ से तस्वीर बना के दिखाओ, तो जाहिर रोयत के माना में मुफीद नहीं होती। लेकिन ख्याल वश उसके अंदर होता है, ख्याल शर्त भी होता है। आपने देखा होगा कि बाद वेबसाइट जैसे दराज पीके वाले एक जमाने में ऑफर करते थे चेंज इन माइंड, माइंड चेंज। आपने गिलास मंगवाया ये वाला, लेकिन फिर का नहीं मजा नहीं। मोबाइल फोन में बहुत होता है, आपने सैमसंग खरीदा फिर आपने कहा नहीं मुझे वो वाला लूंगा। अब अगर आप किसी से जाकर पूछे इसमें क्या खराबी है, कितनी खराबी तो कोई नहीं। चेंज इन माइंड जो है वो अमूमी हालात में ख्याल शर्त के तहत आता है। ख्याल शर्त के अंदर जो है बिदून ही किसी बयान तोजी के आपको इख्तियार होता है। आपने किसी से आपने जाकर कहा मैं ये गिलास खरीदा, समझ में ना आया तो 3 दिन में वापस कर दो, ये क्या ख्याल शर्त है? अब अगर वापस करना है तो भाई को यहाँ हासिल नहीं कर पूछे, अच्छा ये बताओ क्या मसला क्या है इसमें? क्योंकि ये इख्तियार भाई को हासिल होता है ख्याल बस के अंदर। तो भाई आपने कहा था कि इसके अंदर ये चीज नहीं पाएंगे, तो बताओ मुझे क्या नहीं पाएंगे इसमें? ख्याल शर्त को इसमें लगाया है, ख्याल बस हासिल होगा। अलबत्ता ख्याल रोयत, इतनी रोयत के बाद हासिल होना एक मुख्तलिफ की बात। तो इतना तो तुमने तस्वीरें देख ली, सब कुछ देख लिया, ये चीजें उनका ताल्लुक है कोई बाय क्लास। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनकी खरीदो फरोख्त होती है ऑनलाइन, जैसे फाइनेंशियल एसेट्स। स्टॉक मार्केट में जब आप जाकर शेयर खरीदते हैं तो अमलन शेयर की हिस्सी खरीदो फरोख्त तब मुमकिन ही नहीं। पहले स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त, पहले भी वो मैंने वो जमाना नहीं देखा है। मैं इस वक्त जमाने में शायद तालिब इल्म था, तो उस जमाने में वो खत्म हो गई। वो कहलाती थी फिजिकल ट्रेड। और फिजिकल ट्रेड इस तरह होती थी, फिजिकल ट्रेड इस तरह होती थी, एक बड़ा सा हॉल था। आप में से किसी ने स्टॉक एक्सचेंज देखा हो, तस्वीर देखी, बड़ा सा हॉल है, अब वहाँ कुर्सियां लगी, लोग बैठे स्क्रीन पर देख रहे हो। तो वहां पर ना शोर हो रहा होता, बाकायदा बोलियां लगती थी, जैसे मंडी में लग रही होती है, मछली बाजार में आवाजें लगा रहे होते हैं लोग, मछली क्या हिसाब है इतने ही लगा लो, अभी सब खत्म। अब आपने जाकर अगर खरीदो फरोख्त करनी है शेयर, तो सिस्टम पे होती है, कंप्यूटर सिस्टम। और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आमतौर पे वो खरीद फरोख्त के अंदर 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती
तीन इदारे हुआ, एक स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब आप समझ लें बाजार, बाजार खुद, और एक कहलाती क्लियरिंग कंपनी। क्लियरिंग कंपनी का मतलब है कि मसलन मानस मौली साहब मेरे सामने बैठे, इन्होंने मुझसे शेयर खरीदे, मैंने इनको बेचे। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खरीदो फरोख्त सिर्फ ब्रोकर करता है। मैं जो शेयर बेच रहा हूँ हो सकता है इनके शेयर हो, ये खुद आके नहीं बेच सकते, रजिस्टर्ड सेलर के जरिए बेचते हैं ब्रोकर। तो इनको मैंने मिसाल के तौर पर पीटी शेयर के 1 लाख शेयर बेचे और उसकी कीमत फर्ज कर ले 105 रुपए की। अब जब ये सौदा हो जाएगा, इस सौदे में इनको शेयर्स देना और इनसे पैसे लेना, ये काम अलग इदारा करता है, इसे हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस। वैसे दराज पीके में भी किसी भी कंपनी में आप जाए, आप से कुछ लोग कारोबार करते हो, किसी भी कंपनी में आप जाए, आपने देखा होगा कि खरीद और फरोख्त करने वाले होते हैं सेल्स वाले, और रिकवरी करने वाले कौन होते हैं, अलग डिपार्टमेंट होता है। जाकर कहते हैं जी वो सौदा हुआ था आपका, कैसे दे रहे हैं। आमतौर पर रिकवरी अलग लोग करते हैं, सेल्स अलग लोग करते हैं, प्रोक्योरमेंट अलग लोग करते हैं। एक होता है ना तरीका, एक आदमी कह रहा भाई मेरा काम बेचना, भाई मैं जाकर पैसे भी लेना शुरू कर तो बेचू कौन कंपनी। तो इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में मिलती जुलती सूरत हाल समझने, क्लियरिंग हाउस होता है। आपको सौदा हुआ तो वो इंसान आपका करेगा कि आप शेयर खरीदें, पैसे लाए, पेमेंट देंगे, जो भी तरीका है, चेक देंगे ऑनलाइन बस, उनसे कहेगा अच्छा भाई वो आपने शेयर बेचे, शेयर दें, आप शेयर दें तो मैं आपको पेमेंट दूं, उनसे कहेगा आप पेमेंट दें तो आपको शेयर। ये कहलाता है क्लियरिंग हाउस। जितने उकूद हो रहे हैं उनके अंदर सौदा सुपुर्द करना और पैसे वसूल करना, ये समझ लें कि रिकवरी डिपार्टमेंट आपका किसी भी कारखाने में जो होता है, यहाँ पर वो अलग होता है, इसलिए समझ लें, थोड़ा मिलता जुलता है। जो स्टॉक एक्सचेंज में तीसरा मसला है वो ये है कि वहां पर शेयर्स में आप इसी शक्ल में खरीदो फरोख्त। मैं दुनिया में कोई भी चीज खरीदने जाऊं तो अल्टीमेटली बिल आखिर वो चीज मेरी जरूरत पूरी करती है जब वो हिस्सी शक्ल में। मुझे अगर मिसाल के तौर पे किताब खरीदनी, मैंने जाकर दराज पीके पे ऑनलाइन ऑर्डर दिया, जब वो किताब मेरे घर पे आ जाएगी तो मेरा ऑर्डर पूरा हो जाएगा। फाइनेंशियल एसेट्स का मामला, शेयर्स का मामला ये है कि शेयर्स आपकी मिल्कियत को जाहिर करता है, लिहाजा हिस्सी शक्ल में शेयर्स अब खत्म हो गए, मुझे डिजिटल शक्ल में। तो दुनिया भर का लॉ है कि जो डिजिटल शक्ल में चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे आप ये समझेंगे, अगर आपको किसी ने इजी पैसा पे पेमेंट भेजनी है तो वो कहाँ आती है आपके, इजी पैसा का एक अकाउंट होता है ना, तो आपने किसी से कहा भाई वो मैंने तुम्हें मोबाइल बेचा था ना, तुमने 2 इंस्टॉलमेंट उसकी पे करनी है, 5,000 रुपए लगे, तो तुम मेरे इजी पैसा पे भेज दो। तो वो कहता है अकाउंट नंबर भेजे, आप कहते हैं मेरा मोबाइल है ना, बस ये मेरा अकाउंट, जाज कैश है। तो जाकर आपको जाज कैश पर क्या करता है, पैसे भेजता है। अब आपने कभी इस बात का गौर नहीं किया, जाज कैश का अकाउंट आपका किसके पास बना हुआ होता है। जाज कैश अकाउंट कौन मेंटेन करता है, जाज वाले करते हैं ना। यानी आप अपने मोबाइल पर जाकर चेक कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं है, तो आईटी सिस्टम कौन चला रहा है, जाज कंपनी चला रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शेयर डिजिटल फॉर्म में होंगे, तो ये डिजिटल फॉर्म की के सिस्टम को कौन चलाएगा। कंपनियां पाकिस्तान के अंदर अगर 700 कंपनियां हैं तो हर कंपनी तो अपना शेयर्स का रजिस्टर नहीं चला सकती, कोई चला रहा है कोई नहीं चला रहा है, किसी का सिस्टम बैठा हुआ है खड़ा हुआ है। तो यहां से दुनिया में एक कॉन्सेप्ट आया, वो कहलाता है कस्टोडियन कंपनी। और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर मुल्क में एक ऐसी कंपनी होगी जो डिजिटल एसेट का रिकॉर्ड अपने पास रखे।
हर कंपनी को अगर हमने कह दिया ना आप अपने एसेट का शेयर्स का रिकॉर्ड रखें, आप अपना रखें, तो यकीनन कोई ना कोई कंपनी क्या कर रही होगी, फेल होगी ना। एक लेमन वाले अच्छी बड़ी कंपनी को अपना रिकॉर्ड रखेंगे, लेकिन आपने कहा जी वो एक छोटी सी कंपनी है, उसके भी शेयर है, और उस कंपनी के शेयर हमें सिस्टम पे नजर ही नहीं आते, पता नहीं है नहीं है। इसलिए दुनिया में कस्टोडियन कंपनी का कॉन्सेप्ट है, नेशनल कस्टोडियन कहलाता है। और आप इसको समझ गए, अल अमीनुल आम कहलाता है, अल अमानतुल आमा भी कहते हैं उसको। पाकिस्तान के अंदर ये कंपनी का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, सीडीसी, सारा का सिर्फ इसका ऑफिस भी बना हुआ। जिस कंपनी के शेयर इशू होंगे वो डिजिटल फॉर्म में इसके पास जाकर महफूज हो, हर कंपनी का। अब अगर आपने शेयर्स खरीदने हैं और अपने पास रखने को लेने के शेयर, तो आपको जाकर सीडीसी में अकाउंट खुलवाना हो, जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है, तो बैंक में अकाउंट खुलता है तो आपके अकाउंट में क्या आता है, पैसा। सीडीसी में अकाउंट खुलेगा तो इसके अंदर आपके अकाउंट में क्या आएगा, डिजिटल एसेट, शेयर, बॉन्ड, सुकूक, अगर वो डिजिटल फॉर्म। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो खरीद फरोख्त होती है तो उसके अंदर एक क्लियरिंग हाउस होता है, एक कस्टोडियन होता है, और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जो स्टॉक से, और फिर बायर होता है, सेलर होता है, वसीयत होता है। तो खरीदार है यानी बाय है, मुश्तरी है, वसीयत है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्लियरिंग कंपनी है, और सेटलमेंट कंपनी होती है। और छठा इसके अंदर किरदार होता है कस्टोडियन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप कहेंगे जी मैं शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर रहा हूँ। तो मिसवाक की खरीदो फरोख्त ऐसे होती है, कितने की मिसवाक, उसने कहा 50 के, आपने कहा ये लोग 50 मिसवाक दे। लेकिन शेयर की खरीद फरोख्त ऐसे आसान, ये क्या है, मनाहिजे तिजारत जो बदल गए। और सबसे जो अहम समझने की बात है कि मैं खरबूजा, तरबूज और मिसवाक खरीदने जाऊं, उसकी जो तत्वीकात है वो अलग होंगी, और स्टॉक एक्सचेंज में जाऊं तो उसकी तत्वीकात, अगर मैं एक को दूसरे पे कयास करूंगा तो क्या खड़ा हो जाएगा, एक मसला खड़ा हो जाएगा। बसा औकात वो कयास क्या होता है, कयास माल फारिक, और सिर्फ फारिक नहीं होता, वो फारिक कबीर होता है। उसकी वजह से फिर तदबीर और मसाइल के अंदर उलझन पैदा। इस वजह से मैं अक्सर अपने साथियों तलबा से अर्ज करता हूँ, आप हजरात से भी अर्ज करूंगा, एक मनाहिज तिजारत को समझना जरूरी है। अल हुक्म अला शैइ फर्उन अन तसव्वुरि, इकराम कहते हैं कि किसी चीज पर हुक्म मौकूफ है उसके तसव्वुर के वाज़िह होने पर। इतनी बड़ी नफ्सियाती मिसाल ये दी जाती है कि अगर आप रात को सो रहे हैं और आपके कमरे में खड़ की आवाज आए तो आप थोड़ा सा परेशान, थोड़ी बात देखें काली सी चीज यहाँ से वहां जा रही है, तो थोड़े से परेशान हुए। फिर आपने लाइट जलाई तो आपको पता चला कि रात को जब आप कमरे में आए थे लेटने के लिए, तो आपने एक नया चार्जर खरीदा था, वो एक काले रंग की थैली में से निकाल के आपको थैली ऐसे फेंक दी। रात को उस थैली में हवा भर गई तो वो जब चलना शुरू हुई, तो जब तक लाइट जलाकर आपको वो दिखती नहीं, आपको एक अजीब खौफ हरास का आलम होता है कि खुदा जाने कोई जिन आ गया है, कोई चूहा आ गया। लेकिन जैसे ही आपको वो नजर आ जाती है तो आपका जहन क्यों क्लियर हो जाता है, अल हुक्म अला शैइ फर्उन अन तसव्वुर, आपको पता है अच्छा भाई ये तो एक थैली है भाई, इससे क्या करना। ये बड़ी सादा सी मिसाल है, मतलब बसी बचकाना सी मिसाल है, लेकिन हकीकत में ये इस बात को वाजे करती है कि जब तक आपके सामने ये बात नहीं आ रही होती कि वो जो काली सी चीज मेरे कमरे में घूम फिर रही है वो क्या है, तो आपका जहन क्या रहता है, उलझा रहता है, परेशान रहता है। अगर आप डरपोगे तो डर के उस पे बैठ जाते हैं, खुदा जाने मेरे कमरे में क्या छिपा है। इसीलिए किसी चीज पर हुक्म लगाने के लिए पहले उसकी सूरत समझे, उसके लिए कसरत मुताला भी जरूरी है। एक है मुताले की कसरत और एक है मुताले में तनव्वुर, दोनों जरूरी है। जरूरत से ज्यादा तनव्वुर से इंसान का इल्म मजबूत नहीं होता, और जरूरत से कम तनव्वुर में इंसान के इल्म में फैलाव नहीं पैदा होता, एक ही चीज पढ़ा जा रहा है। बाद लोग
15 साल 20 साल से एक किताब पढ़ा रहे होंगे, तो उनके अंदर तफक्कुर इसलिए नहीं पैदा हुआ होता कि उन्होंने शुरू के 5 साल मुश्किल हुई, उसके बाद वो किताब याद हो गई। अब मुताला भी नहीं करते, सुबह उठ के पढ़ाने आ जाते। हमारे हजरात कहते हैं तनव्वु भी होना चाहिए, लेकिन तनव्वु में और कसरत के दरमियान एक तवाजुन भी जरूरी है। गैर जरूरी तनव्वु के नतीजे में ना किसी भी चीज के अंदर महारत नहीं पैदा होती। अगर आप एक मौजूद पे 400 किताबें पढ़ लेंगे, जैसे हमारे यहाँ कुछ साथी होते हैं ना, ज़हनी तौर पे बड़े परेशान हो जाते हैं, आप जाके देखें तो कसरत मुताला है, हर चीज पढ़ते हैं, इसकी तहरीर उसकी तहरीर उसकी तहरीर उसकी तहरीर, नतीजे में खलजान और खलफशार का शिकार हो। तो मुताले में तनव्वु पैदा करना चाहिए, तनव्वु भी हो और उसके साथ साथ कसरत भी हो, जिहद की तरफ, ताकि आपको मनाही जो तिजारत समझ में आए, फिर इसके ऊपर हुक्म लगाना समझ में आए। इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूंगा कि हमारे जो असल मौजूआत है वो भी कवर हो, जैसे इसके अंदर ऑनलाइन ट्रेड, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब तो जानते होंगे आप लोग। ड्रॉप शिपिंग का तस्वुर ये है, ड्रॉप शिपिंग के दो मतलब जहन में, इसके लिए किस तरह इस्तेमाल होती है, जस्ट इन टाइम। ड्रॉप शिपिंग के दो मतलब है, यानी तस्वुर के लिहाज से, नाम की तशरीह नहीं कर रहा हूं। तस्वुर यूं समझने के मसलन कि मौलवी साहब में इनका काम है कंप्यूटर बेचना, और इन मौलवी साहब का काम भी कंप्यूटर बेचना। अब इन मौलवी साहब से मैंने राब्ता किया, मैंने कहा आप मुझे 3 लैपटॉप चाहिए, ये मुवासफात है, एचपी के लैपटॉप होंगे जो, अभी ये लैपटॉप इनके पास मौजूद नहीं है। ये मुझसे कहते हैं कि इंशाल्लाह आपको मैं सप्लाई कर दूंगा, ये मेरी कोटेशन आपको मैं भेज रहा हूँ, आप ऑर्डर कंफर्म करें, मैं आपको चीज। इन्होंने कोटेशन भेजी, मैंने इनके साथ सौदा करके मामला है। अब ये इनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं 3 लैपटॉप चाहिए एचपी के, ये मुवासफात है, और आप इरशाद साहब के यहाँ जाकर इसको डिलीवर कर। और अगर इरशाद साहब ने इसको चेक करके क्लियर कर दिया तो समझ लें मैंने भी कब्जा दे दिया। आप समझ लेते, ये बाजार का राइज तरीका है। कपड़ा मार्केट में, अनाज मंडी में, सब्जी मंडी में आता है, अनाज मंडी के अंदर ताजिर बैठा हुआ है, उसके पास ऑर्डर आया कि 50 बोरी चावल चाहिए, जरूरी नहीं कि 50 बोरी उसके पास मौजूद है, उसके पास 30 बोरी मौजूद है, 20 बोरी बाजार से अरेंज कर देगा। करते हैं ना, आप भी करते हैं ना। आप बाजार गए, आपका बाजार जाकर एक अच्छा दुकानदार उससे आप कपड़ा खरीदते हैं, आपने जाकर उससे पूछा कि आपके पास फला लट्ठा मौजूद है अच्छा वाला, उसने कहा मेरे पास नहीं, आपने कहा कहीं से अरेंज कर देना। उन्होंने कहा बाजार में, क्या आपने कहा मैं बाजार होता नहीं दिख रहा, अच्छा मैं जाकर एक नए आदमी से मिलूंगा, कुछ सब चुनूंगा, उसने अच्छा ठीक है मैं लेकर आ। तो बाजार का एक आम तरीका है, एक आदमी 50 बोरी चावल का ऑर्डर है, 30 बोरियां उसके पास है, वो 30 बोरी कहीं और से अरेंज, 20 बोरी कहीं और से अरेंज कर। तो सौदे के वक्त, सौदा करते वक्त, सौदे की सूरत हाल के पर पक्का करते वक्त कहीं से माल पकड़ के पहुंचाना। अब इमरान साहब ने इनसे 3 लैपटॉप खरीदे और इनसे कहा डायरेक्ट इधर पहुंचा दें। इनको क्या फायदा हुआ इससे? इनको फायदा ये हुआ कि ये लैपटॉप इनके यहाँ से पहले इनके यहाँ था, फिर इनके यहाँ से मेरे यहाँ था। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। पहले जब 3 लैपटॉप इनके यहाँ थे तो इसको संभाल के रखने का बंदोबस्त भी करना पड़ता ना। लैपटॉप में तो ये चीज आपको इतनी समझ में नहीं आएगी, चावल और गंदुम में समझ में आएगी। अगर इनसे अगर 500 बोरी चावल आनी है तो 500 बोरी चावल आना का क्या है, पूरा ट्रॉलर का खर्चा, फिर वो 500 बोरी इनके यहाँ आए, पहले वो उतरे, फिर वो गोदाम में बंद हो, फिर दोबारा चढ़े। तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट को माइनस करके इतने कम मार्जिन पे काम, इन्होंने सोचा कि अगर मैं इनके यहाँ से 300 बोरी उठा के अपने यहाँ मंगवाता हूँ और उतार के फिर दोबारा चढ़वा के यहाँ भिजवाता हूँ, इस पर 1 लाख रुपए का खर्च। तो सामने वाले को उन्होंने ऑफर की कि बाजार में अगर आपको गंदुम मिल रही है ना, फर्श कर ले 70 रुपए, तो मैं आपको
69 रुपए 80 पैसे में दूंगा, 20 पैसा फी किलो कम दूंगा। अब सामान भी हैरान हो गए, उसने कहा, अच्छा 20 पैसा फी किलो कम नहीं। ये 20 पैसा फी किलो कम क्यों दे रहे हैं? कि उन्होंने अपने ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट को माइनस किया, तो ये आम बाजार के बराबर ही आ गया ना। जब उन्होंने सोचा कि मैं इससे उठाता 70 रुपए देता तो 20 पैसे में ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज कॉस्ट था, वो मैंने स्किप कर दिया। इसको ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस्तेलाह बड़ी मशहूर और मारूफ, ट्रांसपोर्टेशन और सब चीज। असल दुनिया में तस्वुर वहां से आया, जैसे कराची है, कराची के अंदर जगह लेना गोदाम इतना महंगा काम है ही नहीं। जिस इलाके में बदलाव में हम बैठे हैं, यहाँ पर गोदाम बनाना मुमकिन काम है क्या? कहेगा भाई ये कैसा गोदाम है भाई? एक बड़ा आपको 1000 गज की जगह में गोदाम बनाए, वो 1 अरब रुपए का गोदाम है, और किराया उससे क्या मिल जाएगा आपको? एक तस्वुर ये होता है कि आप खरीद और उसको हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कहते, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि खरीद और फरोख्त करने वाले के पास चीज अपने पास नहीं पड़ी होती, किसी बड़े आदमी के पास पड़ी होती है, और उससे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ होता है। बाद में बाजार में होता है कि उन्होंने फोन किया कि सत्तार भाई आपके पास कितना माल पड़ा है? उन्होंने कहा मेरे पास 1000 बोरी पड़ी। उन्होंने कहा ठीक है, 100 बोरी मेरे नाम से अभी बुक करो, शाम तक मैं कंफर्म करूंगा। और इस आदमी को अंदाजा है कि मेरे पास रोजाना जो सौदा होता है वो तकरीबन 100 बोरी 120 बोरी होता ही होता है। तो 20 मेरे पास पड़ी है, 100 इधर से पक्का कर लूं, तो मेरे 120 बोरी के सौदे क्या है? पक्के। तो ये इस अरेंजमेंट से चल रहे हो, आपस में तय भी होता है नहीं भी होता। ड्रॉप शिपिंग की इसी से मिलती जुलती चीजें ऑनलाइन ट्रेड में आई, और ऑनलाइन ट्रेड में जो ड्रॉप शिपिंग आई है इसके दो मतलब है। एक मतलब ये है कि फर्ज करें कि हमारे साथ लैपटॉप और एसेसरीज बेचते हैं, और ये कुछ नहीं बेचते, लेकिन इनको एसेसरीज की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की शनाख्त बहुत अच्छी है। इन्होंने सारी रिसर्च की बात बोलते हैं ना, अंदर बड़ी सलाहियत की होती है। अगर आपको तो बस पता है मोबाइल 6.6 इंच का मोबाइल है और इसमें कैमरा लगा है, किसी को पता है इसमें कैमरा भी है, इसमें कलर भी है, इसमें स्टिल भी है, फला है टमाटर है। तो इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, और उस वेबसाइट पर जाके ऑर्डर पकड़ते हैं लोग। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखाया हुआ है कि वायरलेस चार्जर है, और उस पर उन्होंने एक सेल लगाई है, सेल करना ना फ्लश कर रहे हो। बाजार में इसका रेट 6000 है, मैं आपको दूंगा 6200 का, 300 का डिस्काउंट। इनके पास कुछ भी नहीं। जैसे ऑर्डर इनके पास आता है, इनसे कहते हैं कि मुझे जरा वायरलेस चार्जर चाहिए, 2-3 भेज दो। उन्होंने भेज दिए, इन्होंने अपने पास से पैक किया, आगे भेज। यानी सिलसिला ये होता है कि ये जो कुछ भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता ये क्या करते हैं। तो इतना पता है मेरे पास थोड़ी थोड़ी देर में आके ऑर्डर लेकर उससे सामान खरीद के ले जाए। यानी अल्फाज देकर फिर इस तरह में कि इन साहब ने किसी के साथ किसी किस्म का कोई अक़द वकालत भी नहीं किया होता, तब कोई मुफाहमत की होती। एक ड्रॉप शिपिंग की शक्ल ये, अब आहिस्ता आहिस्ता ही कम हो रही है शक्ल, है तो सही। एक शक्ल वो ड्रॉप शिपिंग की होती मुफाहमत वाली। ये इनके पास गए, जाकर कहा कि आप ऑनलाइन काम करेंगे? उन्होंने कभी मेरे बस की बात नहीं ऑनलाइन। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, आपके पास जितनी चीजें हो और उसके अलावा कुछ और चीजें भी हो, मैं अपनी वेबसाइट पर लगाऊँ, और मैं अपनी वेबसाइट के जो भी ऑर्डर आएंगे मैं आपको दोपहर 3 बजे तक ऑर्डर भेज दूंगा एड्रेस के साथ। आप वो चीजें निकाल कर, ये मैं पैकिंग देके जा रहा हूँ, इसमें पैक करें, टेप लगाएं, 3 दिन में आपको पेमेंट करूँ। इन्होंने सोचा चलो भाई अच्छी, मेरा क्या जा रहा है, काबिल एतमाद आदमी है, पेमेंट करेगा। रोजाना अगर ये मुझसे 20-25 हजार रुपए का सौदा ले रहा है तो बुरी बात तो नहीं। खासी सेल मेरी बढ़ जाती है, बैठे बैठा महीने की 5-6 लाख रुपए से। मैं कहा ठीक है। तो अब अगर ये जाकर सौदा कर रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं, इसमें भी एक तरह की ड्रॉप शिपिंग तो है भाई, अपने पास तो कुछ नहीं है। ये किसी और का माल लेकर वहां पहुंचाते हैं, लेकिन इनके साथ इन्होंने क्या कर रखा है, अपने मुफाहमत, जिसको मुआतात कहते हैं, अल मुआतात,
या तो वो कर रखा है या वक्त वकालत कर रखा है। अब ये जाकर बस जैसे इन्होंने सोचा कि मेरी तो दुकान भी है, और 5-6 लोगों के साथ इन्होंने मुआयना किया, सौदा आता है, ऑनलाइन आप बुक करें, सौदा है, 3 दिन में पेमेंट करें, माल पैक कर दो। 2 लड़के इन्होंने पैकिंग वाले रख दी, तो इनकी सेल क्या हो गई, खुद बहुत बढ़ गई ना। जो इनके पास दुकान पे आके ले रहा है वो तो ले ही रहा है, और इनको क्या फायदा लड़के रखने का कि इनका अपना झमेला नहीं होगा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास वेबसाइट पे ऑर्डर आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा मसला नहीं। आप जाने, आपके कस्टमर जाने, आप चीज बुक कराएं, मैं रोजाना सुबह आपको लिस्ट भेज दूंगा कि ये माल मेरे पास पड़ा हुआ है, आप ऑनलाइन चेक करके ऑर्डर पकड़ते वक्त देख लें मेरे पास माल पड़ा है, आप ऑर्डर ले लें। इस माल को मैं शाम को 3 बजे के बाद पैकिंग शुरू करा दूंगा, 7 बजे में कोरियर सर्विस वाले के हवाले पास में है। ये क्यों खुद की भी करना चाहते, तो ऑनलाइन काम करने में झमेला है ना, कोई रिटर्न आइटम आ रहा है, कोई फोन कर रहा है, आपको फिर एक सर्विस भी देनी पड़ती है, तो नहीं कुछ काम इनका आ रहा है, उनका आ रहा है, उनका आ रहा है, असल काम कौन कर रहा है, पैसा किसका लगा है, माल कौन खरीद के लाता है। तो इस तरह के बहुत से तरीके राइज हो गए। तो एक सूरत जो ड्रॉप शिपिंग की है उसके अंदर सारे लोग एजेंट होते हैं, कोई अक़्द मुफ़ाहमत है, कोई मुआक़ात है, कोई वकालत है, लिहाजा वो लोग मुत्तक़न बैअ माला यमलिकुहुल इंसान के मुर्तकिब नहीं होते। देखो बैअ माला यमलिकुहुल इंसान के 3 मतलब है, बैअ माला यमलिकुहुल इंसान, बैअ शैइन गैर मक़बूज़, और तीसरा मतलब ये है कि उस चीज का बेचना जिस चीज के बारे में आपको इजाजत नहीं। तो अगर एक आदमी वकील होता है तो वकील क्या उस चीज का मालिक होता है, लेकिन उसके अंदर उसको तसर्रुफ की जाती है। तो ये तो आप मालिक हो, मालिक है लेकिन मकबूज चीज नहीं है आपके पास, यानी ना हैसियत ना हुक्मियत कब्जा। और तीसरा है कि इज़्न तसर्रुफ भी नहीं है आपके पास। तो अगर कोई ऐसी ड्रॉप शिपिंग है कि ना इसमें मिल्कियत है, कब्जा नहीं है, या कब्जा भी नहीं है, मिल्कियत भी नहीं है, या इज़्न तसर्रुफ भी नहीं है, उस सूरत में फिर शरन ड्रॉप शिपिंग के ऊपर इश्कालात है हमारे उलमा इसका माना करते हैं। अलबत्ता एक सूरत ड्रॉप शिपिंग की और भी है, वो अपने फजाला के तहत आती, फजूली। इन्होंने जाकर इनसे कहा कि मैं आपका माल बेचा करूंगा, उन्होंने कहा मैं इस चक्कर में मत डाला। मैंने कहा अच्छा चले। इन्होंने जाकर इनकी दुकान का जायजा लिया, इनके पास लैपटॉप भी पड़ा है, वायरलेस चार्जर भी पड़ा है। इन्होंने जाकर इनका माल बेचा, कह रहे मैंने आपका 4 लोगों को माल बेच दिया है, ये पैसे आ रहे हैं, तो आप मुझे माल दे दें। उन्होंने कहा था चलो ठीक है। ये क्या कहलाएगा, तसर्रुफुल फुदूली। अगर ये इजाजत दे दे तो नाफिस में नहीं सिर्फ इब्तिदा हो जाता है, ऐसे एक सूरत ये भी है। इस वजह से ड्रॉप शिपिंग या इस तरह की जो बुयुआत है इनकी ना बड़ी गुंजनक सूरतें। अच्छा एक और बात याद रखिए कि ड्रॉप शिपिंग की एक सूरत होती है जो असली बराह रास्त सेलर के साथ होती है, बाय के साथ। मिसाल के तौर पे इनकी दुकान है, इनमें लैपटॉप है, वायरलेस चार्जर है, आप जाके इनसे मामला कर लेते हैं कि मैं आपकी चीजें बेचा करूंगा, ये कहते हैं हाँ, या कह देते हैं नहीं। अब तो वकालत आपके इनके साथ बराह रास्त है, जो मुआताद है। एक दूसरी सूरत ये होती है कि ये काम आप जाकर खुद किसी एजेंट के साथ करते हैं, जैसे मसलन दराज पी के अमेजोन है, वो तो खुद किसी का वकील है ना। दराज पी के और अमेजोन बुनियादी तौर पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये अपने यहाँ लोगों को रजिस्टर करते हैं और उसके बदले में उनसे एक मुआवजा लेते हैं। अब वो कई सूरतें उसकी बनती है, तो वकालत की बनती है, इजारतुल खिदमात की बनती है। मेरी दुकान है ना, मैंने एक वेबसाइट खोली, मैंने कहा आप आके मेरी वेबसाइट के जरिए माल बेचे अपना, मुझे कमीशन दें। ये क्या सूरत बन जाती, इजारत। बात दफा ये जो ड्रॉप शिपिंग के मामला के अंदर जो मुआताद है वो असल बायर के बजाय वकील से होता है। असल अमेजोन वाले हैं,
अमेजोन वालों ने अपने जो सेलर है उनको अपने पास रजिस्टर किया और उनसे पूछा कि तुम बेच कैसे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जो आपका सेलर ए है, मिसाल के तौर पे एक बड़ा सेलर है, जैसे फर्ज करें सैमसंग है, तो आपने कहा मैं सैमसंग की प्रोडक्ट बेचूंगा, तो उन्होंने कहा आपके पास प्रोडक्ट है, उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं, तो बेचोगे कैसे। तो फर्ज करें कि उसने मुझे सही तफसील मान, लेकिन उसने एक पैरामीटर बना लिया, कोई मुवासफात रख दी कि अगर आपने सैमसंग सैमसंग अमेजोन पर दराज पर रजिस्टर्ड एक पूरा है, जिसे कहते हैं कि मॉल के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने कहा आपने अगर सैमसंग की प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिपिंग के बेसिस पर बेचना है तो ये 4 शर्तें पूरी कर दें। हमारे पास रजिस्टर्ड हो, सैमसंग से एनओसी लिया है। अभी सैमसंग से एनओसी कैसे लेकर आए कि सैमसंग के आम हालात में डीलर है, इनका कोई नाम है बाजार में, उन्होंने सैमसंग के साथ एग्रीमेंट किया। सैमसंग को क्या फायदा होता है, सैमसंग को फायदा ये होता है कि आपने एक बात नोट की होगी कि कभी आप हाइपर स्टार या इम्तियाज स्टोर जाए तो आपने देखा होगा चॉकलेट या बात छोटी छोटी चीजें 6-7 जगहों पर रखी होती है। जहां पर आप पेमेंट करने जाते हैं वहां पे भी एक चॉकलेट रखी हुई, रास्ते से गुजरते हुए भी रखी हुई। घी के डब्बे ऐसे नहीं रखे होते हर जगह घी का डब्बा रखो। उसकी वजह ये होती है कि वो सोचते हैं जब आदमी दाखिल होगा उस वक्त चॉकलेट में उसको रंगत नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा आगे जाके रंगत हो जाए, थोड़ा और आगे जाके रंगत हो जाए, और कुछ नहीं तो निकलते निकलते रंगत हो जाए। उससे फायदा क्या होता है, खरीद फरोख्त बढ़ती है ना। अगर वो एक जगह जाके चॉकलेट रख दे तो नहीं लेंगे लोग, लेकिन घी का डब्बा लेने वाला या तो घी का डब्बा लेगा, ये तो नहीं है ना कि शुरू में रंगत नहीं थी बाद में करना होगी कि चलो घी का डब्बा ले। तो पास चीजों की डिमांड में इलास्टिसिटी होती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा। तो जब आपने घी का डब्बा लेने आना है महीने के शुरू में तो आपने लेना ही लेना है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जब दाखिल हो गए उस वक्त आपकी नियत हो कि मैं कोल्ड ड्रिंक भी लूंगा, मैं टॉफी भी लूंगा, चॉकलेट भी लूंगा, आइसक्रीम भी लूंगा, लेकिन चलते चलते रगबत पैदा हो गई थकन के बाद तो आप ले लेते हैं। इसी तरह हर बेचने वाले का होता है कि चलो कुछ चीजें मैं बेच रहा हूँ तो कुछ चीजें दूसरा बेचे, चीज बिकनी चाहिए ना मेरी। तो बसा औकात की अरेंजमेंट अमेजोन ने इनको इजाजत दी थी कि आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, फर्स्ट करें साल जमा, ये नहीं कह रहा कि दी नहीं दी मुझे इसकी पता नहीं है, लेकिन शरण एक सूरत ये भी होती है, अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो उसने कोई कंडीशन लगा दी कि हम ड्रॉप शिपिंग करने की इजाजत दी। तो जैसे फुकाहा इकराम ने जो शिरकत की अकसाम लिखी, इसमें शिरकतुल वुजूह का क्या मतलब है, वो आदमी जिसकी कोई बाजार में साख है, कोई वजाहत माली है, उसको इजाजत होती है ना उधार काम करने की। अरे बहुत बड़ा ट्रेडर जिसकी वजाहत माली है, वो आकर दराज पीके से अमेजोन से रब्ता करता है कि मुझे आप इजाजत दें, मेरे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ लेकिन मेरा मार्केट में इतना नाम है कि मैं, आप मेरे साथ अरेंजमेंट करें मैं आपकी प्रोडक्ट की सेल 10% बढ़ा दूंगा। वैसे आपने नाम सुना होगा चीज कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आप में से जो लोग ताजिर खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं, लेकिन यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे नीलो वालों ने दूध बनाया, टपाल वालों ने चाय बनाई, ये चाय आपको हर दुकान पे मिलती है ना, ये कैसे मिलती है, बीच में कंपनियां होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो जितने बड़े ताजिर हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बड़ी ही जज्बे लायक का कहते हैं। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आती है दराज पे किसी कहती है कि हमारे साथ आप ड्रॉप शिपिंग का अरेंजमेंट करें, माल हमारे पास नहीं है, आप अरेंजमेंट हमसे करें, अब आप पता चीज की सेल बढ़ा देंगे तो दराज का भी फायदा है, इसमें दराज को कमीशन मिलेगा, जिस कंपनी की सेल बढ़ रही है उसका भी फायदा है। लेकिन ये क्या है, वही मना है जो तिजारत में जो शक्लें आ रही, तो ड्रॉप शिपिंग से कुछ इस तरह के मसाइल है, लेकिन जो मुतलक ड्रॉप शिपिंग है इसके अंदर हमारे फुकाहा किराम का अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात है, इसके अंदर ना कोई अक़्द मुफ़ाहमत हो, ना मुआतात हो, ना अक़्द वकालत हो, मुतलकन आप उठे। एक दफा मैंने एक साहब को देखा, वो क्या करते थे कि वो कारपोर है ना जो हाइपर स्टार था पहले, इसमें और इम्तियाज में चक्कर लगाते थे और देखते थे कि यहाँ पर डिस्काउंट पे कौन सी चीज मिल रही है, खासतौर पे ऊन और इससे मुताल्लिक। वो अपने पास वो चीजें नोट करके लेकर वेबसाइट पे जाके डाल दी, वो चार्जर और इम्तियाज में मिसाल के तौर पे मिल रहा है 15% डिस्काउंट, उन्होंने डाल दिया 10% डिस्काउंट।
अब वो कहीं लिक्विड 7 लीटर 3 लाख लीटर तो कोई ना कोई तो होता था। ऑर्डर आया, वो वहां से उतर के आए, पेमेंट की, सामान उठाया और पोस्ट कर दिए। कभी कभी उल्टा हो जाता था, जब ये आए तो वो चीज बिक गई, तो उन्होंने सामने वाले से कह दिया कि सॉरी द आइटम इज नॉट अवेलेबल। अब ये सूरत क्या, ड्रॉप शिपिंग की बड़ी क्लासिक एग्जांपल है। भाई ना चीज आपके पास मौजूद है, ना आपका कोई इनके साथ अरेंजमेंट है, बस आप आए, आपने बाजार में सर्वे किया कि डिजिटल में इसमें कौन सा आइटम अवेलेबल है, बस फट से उसको उठाया और उसको ऑनलाइन भेज दिया। ये सूरत जो है ना, फिर वो दुरुस्त नहीं है। एक और सूरत हमारे यहाँ राइज है, मैं इसके बारे में बात करके तो खत्म करता हूँ। आजकल दुनिया में एक और तरीका राइज हो रहा है, वो कहलाता है माइक्रो क्रेडिट या नैनो क्रेडिट। माइक्रो या नैनो क्रेडिट, इसका मतलब होता है छोटे छोटे उधार। उसका मतलब क्या होता है कि आप बाजार गए कोई चीज खरीदने, तो एक सूरत है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं। तो आजकल ऐसी कंपनी आ गई, आपने बाजार जाके कोई चीज खरीदी, तो कितना बिल बना, तो 2,000। तो अब ऐसी कंपनी आ गई है जो पसंद फर्ज करे में इम्तियाज की मिसाल से लेके चलते हैं। इम्तियाज स्टोर पर बहुत सेल होती है, तो कंपनी एक क्लाइंट हुई फाइनेंसिंग कंपनी, उन्होंने इम्तियाज स्टोर से जाकर कहा 5,000 से 50,000 तक के जितनी भी परचेज आपके पास होती है, उसकी 6 से 12 इंस्टॉलमेंट पर हम पेमेंट, या 3 या 6 इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट हम कर देंगे। 10% हम इस पे चार्ज करेंगे या 15%। आपको हम ये सिस्टम बना के दे रहे हैं, इस सिस्टम में ऑफर लगा दें। आप पहुंचे, इम्तियाज में 25,000 खरीदारी की, इम्तियाज में पर्ची निकाली, उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है BNPL, बाय नाउ पे लेटर। मैं मॉडल की शक्ल समझ गया कि आपका बिल 25,000 आया है, कि आप अभी पे करना चाहते हैं 25,000 दे दें, और अगर आप चाहते हैं कि ये 4 किस्तों में हमें पे करें, अभी आप 5,000 रुपए दे दें, बाकी 20,000 आप 5,000 करके दे दीजिए। 5,000 करके, या उसके ऊपर हम 10% मार्जिन चार्ज करेंगे। अब आपने सोचा कि चलो भाई, इस महीने वैसे ही हालात खराब है, जेब हल्की है, तो चलो जाकर आपने खरीदारी कर ली बाय नाउ पे लेटर। दुनिया के बाद मालिक वो लोग पिज्जा भी खरीद, $1 का पिज्जा खरीदा, उसके अंदर BNPL कर दो, तो पे डन। एक के बजाय अब आप $1.5 पे करेंगे, उसने ना तनख्वाह भी करो। यानी उधार खरीदो फरोख्त के लिए बीच में उधार वाली कंपनी आ गई। अब इम्तियाज वाले के पास, इस वक्त हम कमरे में बैठे, हम सब जाके इम्तियाज को खरीदारी नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के पास पैसे 5,000 पड़े, हो सकता है किसी के पास 3,000 पड़े, लेकिन मैंने आपको इजाजत दी, आपको इम्तियाज से जो खरीदना है खरीद ले, 50,000 तक का। उसमें से आपने मुझे 10% इंक्रीज करके 3 महीने में अदा करना, आपने कहा बड़ी जबरदस्त बात है। सब पहुंच गए इम्तियाज, पेमेंट का ऑप्शन आया, उन्होंने BNPL को टिक कर दिया, 2,000 रुपए जमा कराए, बाकी जो पैसे हैं वो 3 या 4 किस्तों में कंपनी को अदा करें। पूरा इंटीग्रेशन होती, फाइनेंसिंग कंपनी अलग होती, वो इम्तियाज को पे कर देगी। इम्तियाज से कहा कि आज आपके यहाँ खरीदारी हुई है, 3 दिन में हमने आपको पेमेंट कर दी। अब ये जो शख्स है, इससे हम पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे। नैनो क्रेडिट के बारे में एक बात याद रखें कि उसका साइज छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको लोग बेईमानी नहीं कर सकते। एक जमाने में यूफोन ने 10 रुपए का आपको बैलेंस देना शुरू किया था, आपके अकाउंट में पैसा खत्म होगा, 10 रुपए डालिए। सबसे पहले यूफोन ने शुरू किया था, यू लोन कहते थे वो। इसलिए उनको पता है 10 रुपए लेके कौन भागेगा और कितना भागेगा। अब तो उसकी कीमत शायद 100 रुपए कर देंगे, 100 रुपए लेकर भी कौन भागेगा। अगर आपने 15-20 हजार रुपए का उधार ले लिया किसी BNPL से, तो आप कहाँ भागेंगे। तो अगर कोई आदमी 20 लाख रुपए उधार ले, तो भागना समझ में भी आता है।
वो भी कहाँ भागेगा, कराची तो और भाग जाएगा, अमेरिका तो जाने से रहा। तो वो अंदाजा लगाते हैं कि लोगों को हम छोटे छोटे उधार दें तो दुकानदार की सेल बढ़ जाएगी, मेरे चार्जेस मिलना चाहिए, कहलाते हैं बाय नाउ पे। बड़ा सादा सी बात की मैंने, इसमें बड़े मसाइल है। यानी बे मौजल की एक किस्म है, लेकिन ये बे मौजल हकीकत में नहीं होती, बल्कि बयउद्दैन की एक किस्म है। और होता ये कि मसलन ये मौलवी साहब है, ये मुश्तरी है और ये बाएं, इनके पास चीजें, इन्होंने 15,000 की चीज इनको बेची, मैं बीच में आया, मैंने इनसे कहा 15,000 इनको पे करेंगे या आप चाहते हैं कि आप किस्तों में पे करें? उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ किस्तों। मैंने कहा ठीक है, ये 15 के बजाय 18 आप मुझे दीजिएगा 6 किस्तों में। और मैंने इनके हाथ में 15,000 रख, इनका माल भी बिक गया, आपकी व्यय भी हो गई, फर्क क्या पड़ा? 15,000 के पर 3,000 इजाफी दिए। लेकिन ये 15,000 की जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ इनको, ये सौदा मुकम्मल होने के बाद कर रहा हूँ। लिहाजा ये जब इन दोनों ने सौदा 15,000 का कर लिया तो इसका क्या हो गया, इनके ऊपर दैन, इनके ऊपर क्या हो गया, दैन फाइन हो गया। और मैंने आके वो दैन ऐसे कर ली कि मैंने इनसे कहा ये मैं अदा कर देता हूँ इनको और तुम मुझे इस पर इजाफी रकम दे दो। अभी तक यही सूरत है, इसकी जायज सूरत भी आ सकती। उलमा इकराम दुनिया भर में बड़ा आम मसला पाकिस्तान में भी शुरू हो गया, बहुत सारे आ गए ना, पे लेटर, अपनी बाद में अदा पे, इस तरह की बहुत सारी स्कीम आ रही। इसके अंदर एक मसला है, मसला ये कि हमारे यहाँ लोग लालच में आकर खरीदारी ज्यादा कर लेते हैं, पैसे अदा नहीं कर सकते। या आपने बाय नाउ पे लेटर के तहत आपने एक प्रोग्राम में खरीदारी कर ली, इसके महीने की बस 6,000 रुपए, आपकी तनख्वाह 60,000 रुपए, आपने खरीदारी की, उसके एक महीने बाद आपको जॉब से निकाल दिया गया। अब आप जिस जगह जाके लगे वहां तनख्वाह आपकी 45,000, अब आपके लिए 6,000 रुपए महीने निकालना क्या हो रहा है? तो क्रेडिट के मसाइल इसमें, वो तो फिर इंतजामी मसले, ये कहलाता है बाय नाउ पे। इसकी कुछ जदीद सूरतें हैं, इसका जवाब यहाँ देना भी फौरी तौर पर मुश्किल है। अगर बेवदैन की शक्ल से बच जाया जाए तो इसकी सूरतें कर सकते हैं। आखिरी मसला इसमें कार्ड के जरिए रकम की अदायगी है। वो कार्ड के जरिए रकम की अदायगी का मसला है थोड़ा सा बड़ा, इंशाअल्लाह इसको किसी मजलिस में, कार्ड के जरिए जो पेमेंट की जाती है वो चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसकी तरकीब क्या बनती है शरण, अगर वो दैन की बनती है या वकालत की बनती है, क्या बनती है, तो इंशाअल्लाह करते हो। तो आखिरी दावाना में किसी का कोई खास सवाल हो तो ले लेते हैं, ताकि खाने में और आपके दरमियान में मुख्य। जी, ड्रॉप शिपिंग के मुताबिक आप लोग बात करें, लेकिन उसका हुक्म जो है, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा हो गई ड्रॉप शिपिंग है, रोजाना 2-3 मसले तो पक्के पक्के आजकल हमारे डेली वाले और मेमन भाई बड़े परेशान है, ऑलरेडी परेशान है ना कि ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी परेशान है उनमें से अक्सर। असल में मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात अर्ज की, इसमें 3 बातें ध्यान में रखें। एक मसला जेरे तहकीक है, अगर ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल मुतलकन खरी खरी ड्रॉप शिपिंग है तो इस आदमी ने जो बीच में जाकर बगैर किसी अक़्द के, वकालत के, मुआताद के, बस बाजार में सर्वे करता है, सौदे करके बाजार से माल उठा के बेचता है, इस सूरत के बारे में अभी तक उलमा को इत्मीनान नहीं। कहते हैं बेयो माला यमलिक बेयो माला फिर बस, इसी पे तो पूरा होता है, वरना फिर किस पर पूरा हो। तो बता रहा हूँ, तो बात की बात है ना, ड्रॉप शिपिंग जो हो रही है आजकल। दूसरी सूरत ये होती है कि आपने कोई मुआताद, कोई अक़्द किया हुआ है, इसके बारे में तकरीबन तमाम उलमा ने जवाब को, मैंने जैसे मिसाल दी थी ना कि मौलवी साहब इनके पास कंप्यूटर का सामान है, अब इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से कह रखा भाई अपनी वेबसाइट पर मेरा माल बेचो, शाम 3 बजे तक मुझे ऑर्डर ला के दे दो, शाम 5 बजे 7 बजे तक मैं पैक करके कोरियर वाले को दे दूंगा, दिस इज फाइन, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये जो सूरत है ना, अगर एक आदमी ये वाली ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकता किसी वजह से, फसल नाहीद वालों से जाकर आप जाके बात करते हैं कि मैं आपका माल बिकवाऊं कि नहीं, चलो बाहर निकलो यहाँ से, हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको इतना पता है कि नाहीद स्टोर में बहुत वैरायटी अवेलेबल है,
और उसके अंदर कीमत के अंदर इतना एक, देखिए हर आदमी जो है ना उसको चीजों का नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता है, मैं अपने कामों में मशगूल हूँ। कोई मुझसे आके पूछता है कि फला लोशन मुंह पे लगाते हैं सर्दी में, अच्छा कितने का, मुझे क्या पता कितने। ड्रॉप शिपिंग वाले ने जाकर सर्वे किया, उसने कहा कि ये नाहिद पर 650 का मिल रहा है, बाजार में 700 का भी मिलता है, 800 का भी। उसने जाके लोशन की तस्वीर लगा के देखा, 700 में लोशन अवेलेबल। खरीदार ने देखा अच्छा ही 700 मिल रहा है, ले लो। 50 रुपए का इसको मार्जिन है। इसने ऑर्डर जमा किए, शाम 3 बजे तक जाकर नाहिद से इसने चीजें उठाई, पैकिंग की, 5-10 रुपए पैकिंग का खर्चा है, सारा माल बेचे, 40 रुपए पर पीस उसने बचाया। और अगर 100 पीस उसने बेचे तो 4,000 रुपए एक दिन में कमा लिए। इस वजह से लोग ड्रॉप शिपिंग पे जाते हैं। तो अब इसका क्या हल है? एक हल जो मान साहब तशवीश के बाजार कहते हैं कि आप व्यय के बजाय वादे पे कर। इसके ऊपर बाज हजरात को थोड़ा सा इश्काल ये है कि जब आप वेबसाइट पर जाकर बेचते हैं तो जो खरीदार आता है उसको पता होता है ये वादे पे और व्यय और कुछ खरीदारी के बगैर यूं लिख सकते हैं बुकिंग ना हो, अपनी बुकिंग आप यहाँ पेश कर सकते हैं। वादे व्यय का तो पता नहीं। अब इसकी क्या सूरत मुमकिन है? इसकी दो सूरतें मुमकिन है। एक तो ये सूरत मुमकिन है कि आप नीचे डिस्क्लेमर लिखें कि वी आर टेकिंग ऑर्डर्स बट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, वी विल कंफर्म इन 1 आवर फॉर एग्जांपल। तो आपने पहले ही कह दिया और उसके अंदर फिर आपने वादे वाले अल्फाज बना लिए या बुकिंग वाले अल्फाज बना लिए। एक सूरत तो ये कि आप उसके अंदर मशरूत तौर पर उनको सप्लाई करने की कोई बात रखें। दूसरी सूरत है कि आप उसके अंदर बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट दें कि हम यहाँ पे आपका ऑर्डर सेल परचेज का नहीं दे रहे, अभी हम सिर्फ आपका एक ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं और चीज अगर मुयस्सर हुई तो हम आपको देंगे, वरना ऑर्डर कैंसिल। अगर आप इतना खुला खाता लिख देते हैं तो फिर वो चीज बिकने बिकाने का इम्कान दायरे आदमी कह रहा है भाई ये क्या बात है, सीधी सीधी बात करो, बेच लो नहीं बेचो। तो मुमकिन तौर पे इसकी कुछ सूरतें जवाब की मुमकिन तौर पे इंशाअल्लाह ताला तहकीक हो जाएगी कि आज कैसे होगा अगर हम ऑनलाइन भी डायरेक्ट प्रोसेसिंग करा रहे हैं? मतलब मैं किसी से कह दूं कि मैंने आपका माल बेचा है, आप फला एड्रेस पर पहुंचा दे, ऑनलाइन भी बेचा है, अगर वकालत मौजूद है तो फिर तो इसमें शर्त कोई नहीं। अगर वकालत मौजूद नहीं है तो वो मेरा वकील भी बन जाए, वकील नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे इन्होंने आपको अपना वकील बना दिया तो आप मेरा माल बेचे, तो असल में इन्हीं की तरफ से जाएगी ना कि वकील गैर मुअल्लन है, इसे कहते हैं अनडिस्क्लोज एजेंट है। फर्ज करें कि आप बाजार में ब्रोकरी करते हैं तो, लेकिन मुझे नहीं पता आप कौन है, आपने कहा कि मैं आपको यार्न दिला दूं धागा, जी आपको 5,000 पाउंड धागा ये रेट है, जहां इनकी तरफ से रहा धागा ये बेच रहा है, ये सूरत तो बिल्कुल जायज है इसमें चूंकि की तरफ। लेकिन अगर एक सूरत है कि जिसमें आप असील बन के अपने आप को जाहिर कर रहे हैं और है भी असील आप, उस सूरत के अंदर बात किराए मेरे थोड़ा सा तरफ ख्याल जाता है कि जो असल में आप जिम्मा उठा रहे हैं ना वो काफी है। यानी मिसाल के तौर पे सौदा आपने बेचा इनसे लेकर, मैंने आपसे चीज खरीदी, मैं मुश्तरी हूँ, आप आए, बॉल आपने इनसे उठाया, इससे खरीदा और कहा मुझे भेज दे। अगर माल में कोई खराबी है तो मैं किससे रब्ता करूँ? अगर आप ये जिम्मा उठा रहे हैं, इसका जिम्मा उठाना जो है वो काफी, ये बात जरा इसके ऊपर अभी जेल तहकीक बात है। अगर दरमियान में वो हलाक हो जाता है तो वो कंसेप्ट इसका समझ जाएगा, सामान किसका आएगा, क्योंकि तो आपको डायरेक्ट आपको ट्रांसफर करना है ना, क्योंकि ये जो दौरान है ट्रांसपोर्ट बड़ा आसान सा मसला है ना। फर्ज करें कि इनसे मैंने इनसे कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा, इन्होंने इनसे लेकर मुझे भेजा, पर इनसे इन्होंने कहा कि माल आप वहां पहुंचाए, पहुंच आपकी जिम्मेदारी आप, पहुंच से पहले खराब हो गया तो इनका है ना, मेरा तो नहीं है। मैं इनसे रब्ता करूंगा, लैपटॉप तक पहुंचे टूट गया, ये इनसे रब्ता करने के लिए लैपटॉप पहुंचाना था ना, तो इसमें से वो सूरत तो सही। अब अगर दूसरी सूरत है, इन्होंने कहा मैं डिस्पैच करूंगा, रास्ते का खतरा मेरा नहीं है, तो फिर ये जिम्मेदार बने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जमान इनके पर आ रहा है ना, ये काफी। सर दो मसले हैं, एक तो ये कि जैसे कि बाय नाउ होता है कि खरीदो हमसे, एक है बुक नाउ। इसमें
आया उर्फन ऐसी इस्तेलाह जैसे बुक नाउ लिखने में, वो तो मतलब जो बेचने वाला उसने अपनी तरफ से तो ताबीर ऐसी इख्तियार की कि फिक़ही एतबार से गुंजाइश उसके लिए क्या वादा करता है। तो इसमें जरूरी है कि उर्फन भी ऐसी चीजें मौजूद हों कि जो आवाम भी इसको समझ लो, आवाम बाय नाउ बुक नाउ में फर्क नहीं करती। देखिए बुक नाउ अगर आप करते हैं ना, देखिए बुक नाउ में थोड़ा फर्क है, लेकिन आवाम के एतबार से नहीं आवाम के एतबार से भी थोड़ा सा फर्क है। देखिए जब आप कोई नई चीज आती है, जैसे सैमसंग वाले अपना नया मोबाइल लाते हैं तो उसमें लिखा हुआ था बुक नाउ, उसके अंदर क्लियर बात होती है कि आप अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो बुक नाउ भी लिख दें और नीचे को डिस्क्लेमर भी लिख देना। तो देखिए एक काम जब करना ही है, लोग कहते हैं कि मैं लिख दूंगा तो नहीं लिखेगा, तो तब देखिए थोड़े थोड़े दिनों में राइट हो जाएगा ना। आप रिवाज दे दें कि भाई हम मीडिएटर हैं, हम मीडिएशन करते हैं, बाजार से माल उठा के बेहतरीन चीज सेलेक्ट करके आपको भेजते हैं, तो हम आपसे यहाँ पे वेबसाइट पर बुकिंग लेते हैं और हम आपको शाम 5 बजे तक कंफर्म करेंगे। बहुत सारी कंपनियां जो अपना ऑर्डर 3 घंटे बाद कंफर्म करती है। नहीं, उससे मुतालिक सवाल कर सकते हैं, उससे मुतालिक मिसाल के तौर बाज़ लोग होते हैं, बाय और मुश्तरी अलग-अलग होते हैं, लेकिन बाय या मुश्तरी के पास बाज़ औक़ात बैंक अकाउंट नहीं होता, लेकिन कोई एक शख्स ऐसा होता है जो बाय और मुश्तरी के दरमियान बतौर फैसिलिटेट करने के अपना बैंक के अकाउंट भी इस्तेमाल करने के लिए दे रहा होता है, तो वो बाज़ औक़ात ऊपर से पेमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि उसके चार्जेस पे करने होते हैं, बाज़ औक़ात टैक्सेशन के मसाइल होते हैं, पर ट्रांजैक्शन आपको इतना तो पे करना होता है बैंक को, तो वो चूंकि उनकी बैग भी कर रहे होते हैं, उनके लिए खरीद भी रहे होते हैं, तो उनकी ट्रांजैक्शन भी उनकी लेकिन वो बिल्कुल अलग सूरत होगी। तो सूरत जहाँ पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर एक आदमी किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर अपने अकाउंट यूटिलाइजेशन का मुआवजा लेना चाहे तो कैसे, ये अलग सवाल है। इसका ताल्लुक तिजारत से वही माना नहीं है, इसका ताल्लुक असलन सेटलमेंट से। मसलन आपने एक लैपटॉप इनसे खरीदा, तो इन्होंने कहा कि पेमेंट दे रहे हैं मुझे, आपने पूछा किस अकाउंट में करो, इन्होंने कहा अब्दुल सत्तार के अकाउंट में करते हैं। तो सत्तार साहब ने कहा भाई ये क्या बात है, तुम लैपटॉप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, मैं फालतू में अपना अकाउंट दो, मुझे आप 20 रुपए दें इसके। हमारा इजाजत हम ये देते हैं कि अगर शरअन कानूनन ये मना ना हो तो इसकी इजाजत, वैसे मशवरा ये करना नहीं चाहिए। तो दुबई वगैरह में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए हर एक का ऑफिस होना भी जरूरी है, ऑफिस होगा तो बैंक अकाउंट खुलेगा। उसकी इजाजत है, वो असल में ना मुआवजा अनिल खिदमात है, उसके अंदर बस ये एक शर्त है कि वो सामने वाला खुद अपने पैसे से पेमेंट करके उसके इजाफी पैसे ना ले। पहले वो पेमेंट करेगा, वो पेमेंट आगे को पहुंचा देते हैं, उसके बाद फिर वो उसके ऊपर कुछ दे देते हैं, तुमने हमारे थोड़ा गड़बड़ मिसाल के तौर पर मैं अगर रसीद मेरा बैंक अकाउंट है, मुझे आगे किसी को पेमेंट करनी है, इन्होंने कहा है तो ये पहले पैसे मुझे मेरे अकाउंट में डलवाएंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि पैसे पहले डलवाएंगे या पेमेंट आप पहले करेंगे? पहले ही पैसे डलवाएंगे। सही है, फिर तो सूरत जायज है, क्योंकि फिर सूरत में आप सिर्फ अपने अकाउंट सर्विस, बात तो दोनों सूरतें होती है, आप अपना अकाउंट भी दे रहे होते हैं, पेमेंट भी कर रहे होते हैं। आपने कहा कि मेरा अकाउंट है, मैं पेमेंट तो मैं कर देता हूँ, तो 3 दिन बाद डलवा दो, वैसे पेमेंट की मैं सर्विस चार्जेस दे रहा होता हूँ, पेमेंट का 0.1%, लेकिन चूंकि मैं पेमेंट पहले कर रहा हूँ तो मुझे 0.15 दे देना। ये जो 0.5 इजाफी लिया है ना, ये फिर थोड़ा मसला। अगर पेमेंट पहले कर दें और मुआवजा उतना ही हो तो दुरुस्त है, वो तो फिर इस्तेमाल का मुआवजा है ना, शर्त तो इजाजत है बशर्ते के कानून बना। ब्रोकर जो होते हैं मार्केटों में, जैसे कि गल्ला मंडी में है या मोबाइल मार्केट में कहीं, आया उनका उर्फन मारूफ होना जरूरी है कि ये ब्रोकर है। मिसाल अब डॉलर है मेरे पास, नाम मैं मारूफ नहीं है, मैं इमाम हूँ कुछ भी, किसी ने कहा यार मुझे डॉलर चाहिए, आप उनको पता है मेरे पास नहीं, लेकिन मैं मारूफ नहीं हूँ कि ब्रोकर, मैंने फला एक्सचेंज वाले से कुछ लोग तो जानते होंगे ना, नहीं कोई भी नहीं जानता, उसको इतना पता है कि इसके पास नहीं है, ये बाहर से खरीद के दे रहा है, ये नहीं मालूम। तो ब्रोकर कैसे हुआ आपको कोई नहीं जानता। नहीं, मामला इवज का यहाँ पे ये ब्रोकरी का बनेगा, उसके लेके लेकिन 2 अलग-अलग बातें हैं। आपने पूछा है कि मैं ब्रोकर हूँ, लेकिन लोग नहीं जानते, कुछ तो जानते हैं, कोई भी नहीं जानता। हाँ, इक्का दुक्का जो जानते हैं, जिनको पता है कि यार ये रेट इसको कम देता है, एक्सचेंज वाले इसको रेट कम देते हैं, ये करवा देता है भाई। ये देखिए बुखारी ने लिखा है ना कि जिससे वकील मौलन और वकील गैर मौलन डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज एजेंट होता है। कुछ लोग होते हैं कि जो ब्रोकर होते हैं, मार्केट में लोगों को पता होता है यार ये ब्रोकरी करता है, मतलब 2 लोग 3 लोग जानते हैं बाजार में बैठ कर, हर एक नहीं जानता, तो वो चीज ठीक है, उसमें ब्रोकरी लेने में हर्ज नहीं। एक सवाल हमारे ये है कि जहाँ पे असालतन ब्रोकरी का न होना उर्फ, मिसाल के तौर पे आप यहाँ बैठे, लाहौर से आपका एक दोस्त आता है,
कहते हैं तो मेरे दोस्त को तुम जरा बाजार से जाके मुझे ना कुछ अच्छे कपड़े दिलवा दो, मुझे कराची के बाजार का पता है। आपने कहा जी सुनना, लेकर गए और साथ साथ से कहा मुझे कमीशन दो। यहाँ कमीशन लेना कम से कम दयानत के तो खिलाफ है, कराहत है। उसकी वजह ये है, इस आदमी ने जो आपसे राब्ता किया है और आपको असल इसमें क्या है, तबर्रो है, असल एवज है, इस कैफियत असलन तबर्रो। बिल्कुल कराची से बाहर से आ रहा है, आपका दोस्त आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, लेकिन जब बाजार में आप दाखिल होकर किसी से कहते हैं मुझे डॉलर दिला दो, तो वहाँ असल एवज है, ये तबर्रो असल एवज है ना भाई। वो अनाज मंडी में, कपड़ा मंडी में, बाजार में आया है। अनाज मंडी में आप दाखिल हुए, आपने किसी से पूछा कि यहाँ पे ना चावल अच्छे कहाँ से मिलते हैं, उसने कहा है मैं आपको दिलवाता हूँ। असल क्या है, वो आदमी पैसे लेगा नहीं लेगा। तो जहां पर उर्फ में असल वसीयत हो ना, वह एवज देने की इजाजत है, तो बाहर चली भले वो सामने वाला जानता हो मैं जानता। अगर आप एक स्टेट एजेंट के पास जाके कहते हैं कि वो घर दिखा दे, तो असल क्या है, वो लेगा आपसे नहीं लेगा, लेगा वो। या कहीं पर भी आप इस तरह, लेकिन अगर आप किसी दोस्त से कहते हैं तो, और मुफ्ती साहब से कह देते हैं कि आप मुझे घर दिला दें, उन्होंने कौन दिलाता हूँ, कुछ 5% कमीशन। असल ये कि आपका ख्याल था कि मेरे साथी ये दोस्त है, मैं अगर इनसे कुछ ले लेता हूँ तो जाहिर ये सौदे में मुश्किल रहती है हमारे यहाँ। फिर हम लोग फतवा राय ये देते हैं कि भाई आप वजाहत कर दें, तो लेकिन हमारे यहाँ बड़ा मसला है। लोग समझते हैं कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार है तो वो मुझसे पैसे न ले, हालांकि असलन ये तवक्को रखना ही खिलाफ मुरव्वत है। भाई एक आदमी अगर किसी से पैसे न ले तो वो बेचारा फिर खाए कमाएगा कैसे? ये मसला बड़ा मुश्किल मसला है। मैं इसका जवाब देते हुए बड़ा परेशान होता हूँ, क्या जवाब दूं? मना करता हूँ तो मुश्किल, और अगर कहता हूँ कि लो तो मुझे क्या खिलाफ गैर मान ली। एक जायज सूरत तो ये है कि जिससे खरीद रहे हैं उससे रख लेना, उसको कह दें कि हम तुम्हारी चीज बिकवाएंगे, जितना भी बिकवाएं तुम्हारा कमीशन रखते हैं। पहले से बात होनी चाहिए। वो पहले से, अलबत्ता इतना है कि मार्केट के जो रेट चल रहे हैं उससे और कम करवा के फिर उसी मार्केट रेट पे इसको देना, लेकिन वजाहत ना हो इसमें, तो गुंजाइश होगी। तब उससे तो ये बात करिए कि तुम्हें हर डॉलर पे 1 रुपया तुम मुझे दोगे, ठीक है, तो तुमने 200-300 रुपए का रेट दे दिया, मार्केट भी यही चल रही है और 300 में 1 रुपया मेरा शामिल, लेकिन मैं उससे फिर भी कहूँ कि मैं ज्यादा ले रहा हूँ, तुम 298 में मुझे दो और मैं आगे देखें, एक दफा यहाँ पर मजलिस में हमारी पिछली मजलिस में बहस आई थी कि वकील और सिमसार में एक फर्क होता है, ब्रोकर में और एजेंट। एजेंट सिर्फ एक तरफ से ले सकता है, ब्रोकर दोनों तरफ से ले सकता है। ब्रोकर का मतलब है कि मैं आया, मैंने कहा मुझे घर दिला दे, दिया है, उन्होंने भी कहा घर दिला दे, हाँ मैं ब्रोकर हूँ, इनसे भी 1% ले लिया, मुझसे भी ले लिया। लेकिन अगर मैंने किसी से कहा कि मेरा घर बिकवा दो, तो मेरा एजेंट है वो, अब वो जाकर बिकवाएगा तो मुझसे तो ले सकता है, सामने वाले से नहीं कम करा सकता। लेकिन मैंने क्या बात की थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे बाजार के अंदर चीजें राइज है, उसमें लोग बात दफा कहते हैं ना स्टेट एजेंट। टेक्निकली स्टेट एजेंट कोई नहीं होता हमारे सब स्टेट ब्रोकर होते हैं। तो ब्रोकर की सूरत में दोनों तरफ से लेने का तो जवाब है ना भाई। एक आदमी दुकान खोल के बैठा हुआ है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, अब मैंने जाकर उससे कहा घर बिकने वाला है, तो लाजिमन उसके पास कोई बेचने आया हुआ होगा ना, जब तो दिखाएगा मुझे। तो जब कोई बिकवाने आया, उसने आकर कहा मैं अपना घर बिकवाना चाहता हूँ, उसने कहा मैं बिकवा दूंगा, आप मुझे कमीशन दें। जब मैं लेने आया, मैंने कहा, उसने कहा मैं दिलवा दूंगा, आप कमीशन दें। तो असलन वो ब्रोकर है। हमारे यहाँ ब्रोकर और एजेंट का जो फर्क है ना, वो यानी एक आदमी ब्रोकर एजेंट दोनों हो सकता है, बात चीजों में ब्रोकर हो, बात चीजों में एजेंट। तो अगर ब्रोकरी है ना, तो उसमें गुंजाइश मालूम होती है। एक आदमी ब्रोकर है, वो बाजार में डॉलर के सौदे कराता है, आप पहुंचे, आपने जाकर कहा कि मुझे $10,000 चाहिए, कितने में दिला देंगे? देखा आपके लिए 286 रुपये 50 पैसे। देखा $10,000 दिला देंगे। अब वो कहीं और गया, उससे कहा जी बाहर आया है $10,000 का, कितने? उसने कहा कि जी 285 रुपये, 284 का। लड़ाई झगड़े के बाद आखिर में डबल $284 तो बस ठीक है। अब ये लेना कैसा है? इसके अंदर गुंजाइश मालूम होती, बशर्ते कि उसने सामने वाले से ये ना कहो कि बस
अल्लाह की कसम में 1 रुपया कमा रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग करते हैं, सामने वाले को यकीन दिलाने, साफ साफ बात करेंगे। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम। बाजार में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिपुटेशन बन जाती है कि बंदा जो है ना, अगर इसने 1 रुपया बोला है तो ये 1 लेगा, तो दोगलापन नहीं करेगा। साफ बात करें सामने वाले से कि भाई मैं 1 रुपया लूंगा, या आप उससे कह दें कि भाई मैं कितना लूँ, ये मेरा मसला है, मैं उस पर 1 कमा रहा हूँ, 4 आने कमा रहा हूँ, 5 रुपए कमा रहा हूँ, आपको मैं 286 रुपए 50 पैसे के $10,000 दूंगा, 15 मिनट में आप यहाँ बैठे रहे, आपके हाथ में लाके दूंगा। उसने कहा बस ठीक है, आप कितना कमा रहे हैं, आपको इससे बहस नहीं चाहिए सौदा, आपको खुदा हाफिज़, कहीं और से ले लेंगे। तो ये करना चाहिए। हम कहते हैं कि अल्लाह की कसम 8 आने कमा रहा हूँ, कमा रहा होगा 2.5 रुपए, बिला वजह में अपना एक तो कसम भी खा ले, वो भी झूठी। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी लानत फरमाई है ना, अल-मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल-हलफ़िल काज़िब, कि अल्लाह ताला की लानत है। बाद लोग बिला वजह में झूठ बोलते हैं, यानी कि आपने सौदा किया तो उसने आपको बताया, आप यकीन करें अल्लाह की कसम मैंने 1 रुपया कमाया है, भाई आपसे किसी ने पूछा ही नहीं फिर भी कसम खा रहे थे, ये नहीं करना चाहिए। बात को कोशिश करें कि वहां से जब एक दफा बात वाज़ेह हो जाती है ना ब्रोकर और एजेंट में, तो फिर उसमें ना शर्त को मुज़ायका नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ पर अजीब सूरत हाल है ना, मतलब ये कि गलत बयानी करने को उधर अच्छे से समझते हैं, मिजाजर है। यानी उर्फ ये है कि गलत बयानी करो तो सामने वाले को आप सुन सकते हो। मैं इसके अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ कि आप अपने दोस्त से कहें कि हफ्ते के दिन मैंने घर में कुछ दोस्तों के साथ खाने की पार्टी रखी, तुम भी आना, तो वो कहता है मैं नहीं आ सकता, मुझे अपने ससुराल जाना है। आपने कहा तुम हर वक्त ससुराल बैठे रहते हो, पक्का वो आना है बस, तो मैं कुछ नहीं जानता। उसने कहा अच्छा 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 मैं आऊँ। अब हफ्ते में जब सब दोस्त जमा होंगे तो आपसे कोई पूछेगा कि वो दोस्त नहीं आया, आपने कहा नहीं उसको ससुराल जाना है। वो नहीं आएगा। अब कोई आपसे पूछे कि जब उसको नहीं आना था तो आपने उससे ये क्यों कहलवाया कि अच्छा मैं आऊंगा, इससे कहलवाया कि मिजाज है, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि भाई एक आदमी की कमिटमेंट थी, वो नहीं आ सकता, आपने कहा नहीं तो बोलो मैं आऊंगा। तो ये थोड़ा सा मसला है हमारे लोग ना, जबरदस्ती पीछे पड़ते हैं, लोगों के गलत बयानी करवाते हैं। तो आखिर दावाना है, खाना वाना आप लोगों का ना गड़बड़ हो जाएगा।